हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर हम घटना सार का जो आपका बुक है उसको एमसीक्यू के फॉर्म में करने वाले हैं। यहाँ पर आज अंतरराष्ट्रीय जो सेक्शन है उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। लगभग 100 क्वेश्चन है। इन 100 क्वेश्चन को हम एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे और जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है उसी प्रकार से हम देखेंगे, क्योंकि आपके पेपर में अब ऑप्शन वाला क्वेश्चन, आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, आप ट्रिपल एससी का पेपर उठा लीजिए, आईएएस का और पीसीएस का, सब कुछ ऑप्शन वाला स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अब बना रहे हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाते हैं तो लोगों को लगता है थोड़ा सा टफ है, तो क्यों ना हम उसी की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अगर उसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाएंगे। इससे आपको थोड़ा सा वहां पर कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखने से। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। पूरा आपका लगभग 100 क्वेश्चन है, इन सबको हम करते हैं। जिन लोग को जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं राष्ट्रीय सेक्शन का, वो सब देख लेंगे। जो संक्षिप्तिया वाला नहीं देखे हैं, वो सब देख लेंगे। तो ये आपका अगर देखा जाए तो तीसरा वीडियो होगा आपका, जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन का अलग से। ठीक, तो चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। पूरा आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। एक ही वीडियो में पूरा आपका इंटरनेशनल कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। तो हम देखते हैं। अगर जिन लोग को अच्छा लगेगा प्लीज लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन करता क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कब 5 से 6 अप्रैल 2025 को श्रीलंका के स्वतंत्रता चौक, जो इंडिपेंडेंस स्क्वायर है, पर औपचारिक स्वागत हुआ। तो कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत श्रीलंका के स्वतंत्रता चौक पर औपचारिक रूप से हुआ। अब देखिए 5 से 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या था, यहाँ पर इनका दौरा था। ठीक है, तो याद रख लेंगे कब, 5 से 6 अप्रैल 2025 को। अब दूसरा कह रहे हैं कि यह पहली बार था जब किसी अन्य देश के नेता को इस स्थल पर सम्मानित किया गया। कौन सा, ये कह रहे हैं ये पहली बार था जब किसी अन्य देश के नेता को इस स्थल पर सम्मानित किया गया। तो हाँ, ये मोदी जी ही थे जिनको इस स्थल पर सम्मानित किया गया पहली बार, और किसी अन्य देश के नेता को नहीं सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा, दोनों ही सही होगा। तो याद रख लेंगे यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, वो सी। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, तो नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, देखिए दोनों ऑप्शन सही। यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ कर है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति दिशा नायके के बीच 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति दिशा नायके के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तो 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। एकदम सही है, 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपका बना हुआ है। दूसरा कह रहे हैं इन समझौतों में एक रक्षा सहयोग समझौता भी शामिल था, जो हिंद महासागर के क्षेत्र की सुरक्षा पर केंद्रित था। तो जो ये समझौते शामिल थे, उसमें एक रक्षा सहयोग समझौता भी था जो हिंद महासागर के क्षेत्र की सुरक्षा पर केंद्रित था। तो ये भी सही है। तो आपका दोनों ही ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर कौन सा सही है, यहाँ पर सी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही बोल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या करा, ये देखिए ये क्या करा, पढ़िए। और अगर आप इस मैगजीन को पढ़े होंगे घटनासार के, तो आप बहुत आसानी से कर दे रहे होंगे। करें, भारत हुआ, श्रीलंका हुआ और यूएई के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता डिजिटल शिक्षा पर केंद्रित था। करें, जो भारत है, श्रीलंका है और यूएई पर एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, जो किस पर केंद्रित था, डिजिटल शिक्षा पर केंद्रित था। ये पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। देखिए जो ये भारत, श्रीलंका और यूएई पर, यूएई के बीच में ये समझौता हुआ था, वो डिजिटल शिक्षा पर नहीं, वो किस पर था, ये ऊर्जा पर समझौता किया गया था। याद रखिएगा, एनर्जी पर समझौता किया गया था तीनों देशों के बीच। तो भारत, श्रीलंका और यूएई के बीच जो त्रिपक्षीय समझौता था वो ऊर्जा पर केंद्रित था। ये याद रख लेंगे, पहला आपका गलत हो जाता है, यहाँ पर ऊर्जा होना चाहिए। अब देखिए दूसरा करें, तिरकोमाली बंदरगाह को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सहयोग का समझौता हुआ है। तो जो तिरकोमाली बंदरगाह है, तीनों देश इसी को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करना चाह रहे हैं। तो ये आप पूछ सकता है कि आपका जैसे
प्यारा भारत है। तो यहाँ पर श्रीलंका, यहीं पर क्या है, तिरकोमाली बंदरगाह है। पूछेंगे तिरकोमाली बंदरगाह जो अभी सुर्खियों में था, ये कहाँ पर है, तो ये श्रीलंका में है। तो श्रीलंका का तिरकोमाली जो बंदरगाह है, वो ऊर्जा केंद्र बनाने के लिए समझौता हुआ है तीनों देशों का, भारत, श्रीलंका और यूएई। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही, मतलब स्टेटमेंट, दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका सही है। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल दो आपका सही हो जाएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा, ये याद रख लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है, पेपर में, पेपर आप देखिएगा इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन बनेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है। यहाँ क्या करा है कि भारत श्रीलंका के बीच स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा अनुसंधान में सहयोग के लिए एक समझौता हुआ। किसके बीच में, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए और चिकित्सा जो चिकित्सा रिसर्च है उसके लिए क्या हुआ, समझौता हुआ है। ठीक है, दूसरा करें, इस समझौते का लाभ केवल भारतीय नागरिकों को मिलेगा। देखिए, जब भी समझौता होता है तो वो दोनों देशों के नागरिकों को मिलता है, तो ये एक ही देश के नहीं। ठीक है, एन एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका फॉर द कॉर्पोरेशन इन हेल्थ सर्विस एंड मेडिकल रिसर्च। ठीक है, तो ये वाला पहला वाला तो आपका सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि ये दोनों देशों के लोगों की मतलब नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा, तो दूसरा आपका गलत होगा, पहला आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पहला सही है, ए सही है और दूसरा आपका गलत है, केवल नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए ये कह रहे हैं, भारत ने श्रीलंका में सीता एलिया सहित कई मंदिरों के जीर्णोद्धार में सहयोग देने का आश्वासन दिया। मतलब कह रहे हैं, इंडिया एश्योर्ड कोऑपरेशन इन द रिस्टोरेशन ऑफ द सेवरल टेम्पल इन श्रीलंका इंक्लूडिंग सीता एलिया। जो सीता एलिया टेम्पल है उसको, मतलब उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, उसको पुनर्निर्माण किया जाएगा। तो ये पहला वाला ऑप्शन एकदम सही है। करें, इस समझौते के अंतर्गत श्रीलंका भारत में बौद्ध स्थलों का निर्माण करेगा, नहीं, भारत श्रीलंका में बौद्ध स्थलों को निर्माण करेगा, ये याद रख लेंगे। कौन, भारत श्रीलंका में बौद्ध स्थलों का निर्माण करेगा। अब यहाँ पर सीता एलिया देख लीजिएगा, सीता एलिया ये कहाँ पर है, श्रीलंका में है, तो इसका भारत पुनर्निर्माण पूछ सकता है, सीता एलिया कहाँ, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब कहीं जो भी आपका स्टेटमेंट दिया गया है, ये सब आपके घटना सार में ही है, ये अलग से कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये सब घटना सार का ही सब कुछ है। ठीक है, जो भी आपका थ्योरी है, यहां पर देखते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को 5 अप्रैल 2025 को सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण प्रदान किया गया। तो प्रधानमंत्री को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया, श्रीलंका मित्र विभूषण प्रदान किया। देखिए, ये क्या है, ये श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है। जैसे हमारे यहाँ होता है भारत रत्न, ये सब होता है, वैसे श्रीलंका में ये कौन सा पुरस्कार है, श्रीलंका मित्र विभूषण प्रदान किया गया, ये है। अब देखिए, श्रीलंका ने पहली बार इसको कब शुरू किया था, 2008 में इस पुरस्कार की घोषणा किया था। इससे पहले इसको किसको दिया गया है, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम को दिया गया है, और किसको, फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात को, दो लोग को मिल गया है। तीसरे पाने वाले कौन है, ये मोदी जी हैं। तो श्रीलंका मित्र विभूषण किसको प्रदान किया गया है, मोदी जी को प्रदान किया गया है, ये याद रख लेंगे। दूसरा क्या याद रखेंगे, यहां पर याद रखेंगे, यह पुरस्कार उन्हें श्रीलंका में राष्ट्रपति सचिवालय कोलंबो में एक समारोह के दौरान प्रदान किया गया है। तो एकदम सही है। यहां पर पहला वाला जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि मित्र विभूषण पुरस्कार कहां से प्रदान किया गया है मोदी जी को, ये श्रीलंका में प्रदान किया गया है। कौन से नंबर के, तीसरे नंबर के पाने वाले हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी ये 2008 में। तो इतना ही नहीं इंपॉर्टेंट है, मोदी जी को प्रदान हुआ है, ये याद रख लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा होगा, दोनों ही सही है। ठीक है, तो दोनों ही आपका ऑप्शन सही है। फिर देखते हैं, अब देखिए, ये आपका जो मोदी जी का श्रीलंका यात्रा था, ये इस पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे जो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन था,
वो बैंकॉक थाईलैंड में जहां आयोजित किया गया था उसके बारे में हम देख लेते हैं। अब यहीं पर क्वेश्चन आपका बन गया कि छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 4 अप्रैल 2025 को। कहां पर आयोजित हुआ? बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ। तो ये क्या आपका सही है? तो हाँ, बैंकॉक थाईलैंड में ये आयोजित हुआ, ये छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। अब करें, इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? इस शिखर सम्मेलन का विषय याद रखिएगा, प्रॉस्परस, रेजिलियंट एंड ओपन बिम्स्टेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अगर आप बहुत चीज याद करके जा रहे हैं, पता चला यही ये थीम पूछ लिया बिम्स्टेक का। तो प्रॉस्परस, रेजिलियंट एंड ओपन बिम्स्टेक इसका क्या है? इस विषय का थीम है, मतलब इस समिट का थीम है। तो ये याद रखिएगा, छठा बिम्स्टेक, ये देखिए 6 नंबर का था, याद है, 6 नंबर का बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया। इसका जो विषय था प्रॉस्परस, रेजिलियंट एंड ओपन बिम्स्टेक, इसका विषय था। अब ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या कर रहा है। ये देखिए सी वाला आपका काम, ये देखिए ये इस जब पीडीएफ इसको मिलेगा आपको टेलीग्राम पर, इस पीडीएफ को मिल जाएगा। और जैसे ही ये बना है ऐसे ही पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, वहां पर आंसर भी रहेगा, हर चीज रहेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए पीडीएफ में अगर आप मैं दे रहा हूं तो इसको आप डाउनलोड किया करिए। क्यों? क्योंकि जब आपका पेपर नजदीक होगा तो आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप जाकर बुक उठा के आप थ्योरी पढ़ सके। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ यही आपको पीडीएफ काम आएगा। 100-200 जितना भी क्वेश्चन होगा आप क्या कर सकते हैं, इनको स्टे मतलब एमसीक्यू के फॉर्म में आप 1 से 2 घंटे में पूरा आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपका घटना सार एक बार फिर रिवीजन हो गया। इसीलिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं कि आप सब पीडीएफ ले लीजिए और बार बार उस पीडीएफ को पढ़ लीजिए। आपका घटना सर वैसे, इसीलिए स्टेटमेंट बनाता हूं ताकि हर स्टेटमेंट में आपका ज्यादा से ज्यादा आपका जो थ्योरी का पार्ट है वो कवर हो जाए। यहाँ करें, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में म्यांमार थाईलैंड में भूकंप पीड़ितों की याद में 1 मिनट का मौन रखा गया। किसमें रखा गया? जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ था। हाँ, अब देखिए उसी साइड के जितने भी देश हैं लगभग हैं और भारत इधर के हैं। तो क्या हो गया, वहीं पर भूकंप भी आया था। तो क्या हुआ, एक मतलब मिनट का मौन भी रखा गया। तो ये अच्छी बात थी, मतलब लोगों नेताओं के द्वारा रखा गया, अपने अपने प्रमुखों के, वहां देश के प्रमुखों के द्वारा। तो याद रखेंगे 1 मिनट का मौन रखा गया। करें, सम्मेलन के दौरान बिम्स्टेक विजन 2030 को आज स्वीकार किया गया। नहीं, दो जो बिम्स्टेक विजन 2030 दस्तावेज था उसको अपनाया गया, स्वीकार नहीं किया गया, याद रख लेंगे, अपनाया गया। तो क्या है, ये एक मतलब 1 मिनट का मौन रखा गया और बिम्स्टेक विजन 2030 को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। तो केवल एक वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, चलते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, ये करें प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्स्टेक देशों के लिए बोधि कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य कौशल विकास और छात्रवृत्ति था। देखिए मोदी जी ने क्या किया था, एक बोधि कार्यक्रम था। ठीक है, बिम्स्टेक में यहीं पर तो बोधि कार्यक्रम की शुरुआत की। तो ये पूछ सकता है आपके पेपर में कैसे भी उठा के, ये बोधि कार्यक्रम क्या था? तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी जी द्वारा बिम्स ये बोधि कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ये याद रख लेंगे। दूसरा क्या है आपका है, दूसरा क्या है, बोधि कार्यक्रम केवल कैंसर उपचार प्रणाली पर केंद्रित। देखिए ये कैंसर उपचार पर नहीं, ये पूरी फोकस था स्किल डेवलपमेंट एंड स्कॉलरशिप। जो स्किल होता है, स्किल जो विभिन्न पेशावर होते हैं, चाहे उनको कौशल विकास, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति, इन सब के का लाभ देने के लिए इसका प्रयोग किया, मतलब इसकी शुरुआत किया गया था। तो बोधि कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था, ये याद रख लेंगे, किसका? बोधि कार्यक्रम का। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही होगा? सी वाला आपका सही होगा, केवल एक आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो बोधि कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई? ये बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान बोधि कार्यक्रम की शुरुआत ये कौन किया? मोदी जी ने किया। कौन सा? मोदी जी ने बोधि कार्यक्रम की शुरुआत। और एक चीज और याद करिएगा कि प्रधानमंत्री ने छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में 21 सूत्री कार्ययोजन का अनावरण भी किया। याद रखेंगे कौन सा? 21 सूत्री कार्य योजना। ठीक है, कार्य योजना का अनावरण भी किया है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा कि ये
कौन किया? तो 21 सूत्रीय कार्य योजना का अनावरण किसने किया? मोदी जी ने किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपका जो नालंदा विश्वविद्यालय, वो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान और नालंदा विश्वविद्यालय में जो सदस्य देशों के छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाएगा। और बिम्स्टेक देशों के युवा राजनयिकों को हर साल भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा। टाटा मेमोरियल कैंसर सेंटर सदस्य देशों में कैंसर उपचार की व्यवस्था किया जाएगा। मतलब जो बिम्स्टेक देश है, तो ऐसे ऐसे बहुत से सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए इसी 21 सूत्री कार्यक्रम में रखे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं भारत ने बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स और डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव दिया। तो भारत ने कहा है कि क्या किया जाएगा? बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। किसने दिया? ये भारत ने दिया। तो बताइए पहला स्टेटमेंट आपका सही है या गलत है? देखिए यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है, थोड़ा सा हाई लेवल का मिल रहा है, जैसे आपके पेपर में पूछा जाता है। दूसरा कह रहे हैं दूसरा कह रहे हैं बिम्स्टेक देशों का नेतृत्व तो हर 4 साल में रोटेशन के आधार पर बदलता है। कह रहे हैं जो बिम्स्टेक देशों का नेतृत्व होता है, हर 4 साल में क्या होता है? रोटेशन के आधार पर बदलता है। तो देखिए यहाँ पर पहला वाला एकदम सही है। भारत ने ही चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में। और जो ये 4 साल में नहीं, हर 2 साल में क्या होता है? दो। अभी कहाँ हुआ था? जैसे अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी कहाँ हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। जो थाईलैंड में, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो अल्फाबेट होता है, जैसे जिसका नाम ए से आएगा, जिस देश का नाम, वो पहले होगा, बी आएगा उसका बाद में होगा। अब जैसे यहाँ पर बिम्स्टेक लिखा गया है, तो यहाँ पर थाईलैंड हो गया। अब ये लास्ट वाला थाईलैंड, टी के बाद, यहाँ पर टी के बाद ऐसा कोई वही नहीं है जैसे जेड वाई, ऐसा कोई अक्षर ही नहीं है जिससे आपका यहाँ पर हो। अब टी के बाद तुरंत आगे क्या चला जाएगा? ये बी चला जाएगा, क्योंकि हो गया यहाँ तक, तो बी हो जाएगा। तो बी, अब कौन सा देश आएगा? बांग्लादेश। अब अगला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? तो अगला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ये यहाँ पर बांग्लादेश में होगा। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, अगला जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होगा वो बांग्लादेश में होगा, ये याद रख लेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो। ये हर 2 साल के रोटेशन आधार पर बदलता रहता है। ठीक है, चलते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या करा? बिम्स्टेक का नेतृत्व तो वर्णमाला के अनुसार हर 2 साल में बदलता रहता है। तो अभी हमने बताया, एकदम सही है। इसका नेतृत्व तो हर 2 साल में वर्णमाला के आधार पर बदलता रहता है। 4 अप्रैल 2025 को नेपाल ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता थाईलैंड से ली। नहीं, नेपाल ने नहीं लिया। ये किसने लिया? तो ये आपके बांग्लादेश ने लिया। तो बांग्लादेश ने क्या किया है? ये जो बिम्स्टेक की अध्यक्षता है, ये किससे लिया है? ये बिम्स्टेक की अध्यक्षता थाईलैंड से लिया है। तो ये आपका दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा होगा? केवल एक सही है, डी वाला आंसर सही है, केवल एक सही ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से जितने भी क्वेश्चन बने होंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 के अनुसार, अब देखिए ग्लास सीलिंग इंडेक्स क्या होता है, इसका पहले ओवरव्यू में दे देता हूँ। ये ग्लास सीलिंग इंडेक्स होता है, ये 20 देश ऐसे हैं यहाँ पर जिनमें देखा जाता है कि यहाँ पर जो भागीदारी है, ये यहाँ पर महिलाओं की, वो सब किस प्रकार से है। ठीक है, तो इसमें हर चीज को, मतलब एक जो गिलास एडिशन में महिलाओं का सबसे कठिन देशों के, तो मतलब ये तो सदस्य होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे देखा जाता है कि उनकी स्थिति क्या है। तो गिलास रीडिंग इंडेक्स जीसीआई 2025, ठीक है, इसके किसके द्वारा? ये लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट एक संस्था, उसी के द्वारा ये संस्था मतलब ये प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं ग्लास सीलिंग, देखिए भारत यहाँ का सदस्य नहीं है, ये याद रख लेंगे। ग्लास सेडिंग इंडेक्स में भारत सदस्य नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं ग्लास सेडिंग इंडेक्स 2025 के अनुसार स्वीडन में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थल वाला देश बनकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो जो स्वीडन है, सबसे अच्छा कार्यस्थल वाला देश बनाकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, सही है। भारत को ग्लास सेडिंग इंडेक्स में तीसरा स्थान, देखिए भारत इसका सदस्य ही नहीं है। यहाँ पर 20 देश ही है इसके सदस्य, तो भारत इसका सदस्य नहीं, तो आप यहाँ तीसरा स्थान कैसे प्राप्त करेगा? सिर्फ आपका कौन सा हो जाएगा? ये एक सही हो जाएगा। ठीक है, स्वीडन ने महिलाओं को सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थल
देश बनाकर शीर्ष स्थान में, मतलब वहां पर जो महिलाएं काम करती हैं सबसे अच्छी व्यवस्था है कहाँ पर, स्वीडन में, ये याद रख लेंगे। यहाँ पर देखते हैं ग्लास सेटिंग इंडेक्स ओईसीडी के 20 देशों में महिलाओं की कार्य स्थिति का मूल्यांकन करता है, सही है। ये महिलाओं की कार्य स्थिति का मूल्यांकन करेंगे। भारत ओईसीडी का सदस्य देश है? नहीं, भारत ओईसीडी का सदस्य देश नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका, मतलब ये पहला वाला सही है, दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि ओईसीडी में देशों मतलब 2024 में ओईसीडी देशों में महिलाओं का औसत संसदीय प्रतिनिधित्व 34% था। जो औसत संसदीय प्रतिनिधित्व, मतलब ये देखा जाता है कि इस कितना संसद ये सब भाग ले रहे हैं, वो संसद में कितनी महिलाएं पहुंच रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ देखते हैं ना संसद में कितनी महिलाएं पहुंचती हैं, तो ये सब देखा जाता है। तो कह रहे हैं 34% यहाँ पर था। दूसरा कह रहे हैं अमेरिका में यह भागीदारी 45% तक पहुंच गई थी। देखिए अमेरिका में यह भागीदारी क्या था, ये थोड़ी सी गिरी थी। अमेरिका में यह भागीदारी 28.7% था। इससे अच्छा तो ब्रिटेन में था, लगभग 35%। ठीक है, तो ब्रिटेन मतलब अमेरिका में महिला संसदीय भागीदारी 28.7% पर आ गई थी, जो थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई थी। तो यहाँ पर पहला वाला क्या हो गया आपका, पहला वाला ऑप्शन या स्टेटमेंट सही हो गया, दूसरा वाला गलत हो गया, तो केवल एक आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। यहाँ भारत सदस्य नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी करवा दे रहा हूँ, हो सकता है, लेकिन महिलाओं से रिलेटेड है इसीलिए यहाँ पर मैं कहता हूँ इम्पोर्टेंट थोड़ा हो जाता है। ग्लास सेटिंग इंडेक्स 2025 में फ्रांस ने पहली रैंक प्राप्त की। करें जिसमें प्रतित्व, अवकाश और महिला बोर्ड भागीदारी जैसे कारकों का योगदान है। तो यहाँ पर एकदम सही है। जो फ्रांस ने पहला, इसमें क्या किया गया, जो प्रतित्व अवकाश है, मतलब अवकाश दिया जाता है जो आपका यहाँ पर वो में ये जो मातृ को, ये महिलाओं को और महिला बोर्ड जैसी भागीदारी जैसे कार्यक्रम में ये पहले स्थान पर है। तो हाँ, पहले स्थान पर ये है, दूसरे स्थान पर स्पेन है। कह रहे हैं तुर्की में महिलाओं का कार्य करने के लिए सबसे अनुकूल देश माना गया। नहीं, तुर्की कार्य करने के लिए सबसे बेकार देश माना गया, मतलब इन्हीं आपके ये जो 20 देश हैं इसमें तुर्की भी शामिल है ना, तो इसमें बताया गया है कि तुर्की सबसे कठिन कार्यस्थल वाला घोषित देश है। ठीक है, इसमें बुरा प्रदर्शन करने वाले देशों में जापान भी आता है, तुर्की भी आता है, दक्षिण कोरिया भी आता है, तो ये सब इसके ओईसीडी के सदस्य हैं। तो यहाँ पर जापान, तुर्की, दक्षिण कोरिया, ये सब बहुत बेकार स्थिति है। ठीक है, तो पहला वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा, करें न्यूजीलैंड ने 8 स्थानों पर छलांग लगाकर शीर्ष 5 पे स्थान प्रदान किया, एकदम सही है। दक्षिण कोरिया ग्लास शेडिंग इंडेक्स में 10वें स्थान पर है, तो करें दक्षिण कोरिया ये जो ग्लास शेडिंग मतलब इंडेक्स है इसमें 10वें स्थान में नहीं, ये 28वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 28वें स्थान पर, 10वें स्थान पर नहीं है। पहला वाला आपका सही हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला सही है दूसरा गलत, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ने मॉरिशस के 57 राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च 2025 को मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। तो मोदी जी ने क्या किया था, ये जैसे हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ऐसे यहाँ पर मॉरिशस में जो इनका राष्ट्रीय दिवस है मनाया गया 12 मार्च को। वहां पर मोदी जी ने क्या किया, मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, कब, 12 मार्च को। ठीक है, तो ये कौन सा सही है, पहला वाला आपका एकदम स्टेटमेंट सही करें। दूसरा करें भारत ने मॉरिशस में 500 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन बिछाने की परियोजना शुरू किया। तो भारत ने कितने किलोमीटर का, तो भारत ने 500 नहीं 100 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन बिछाने की परियोजना को शुरू किया। तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। कितने, भारत ने इस पर 100 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने की परियोजना को शुरू किया। यहां पर देखते हैं, फिर पीएम मोदी ने मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया। अब ये क्वेश्चन बताइए, करें मोदी जी ने मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार का उद्घाटन किया, क्या आपका ये क्वेश्चन ये सही है। दूसरा करें भारत और मॉरिशस के बीच एक समझौते में एसएमई क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर हुआ। तो एसएमई क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर को लेकर हुआ, तो बताइए कौन सा सही है, तो दोनों ही सही है, तो ये याद रख लेंगे पहला वाला भी सही है
और दूसरा वाला भी सही है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया? ये मॉरिशस में किया। तो याद रखिएगा, हमारे देश के जो पुराने मतलब पहले नेता हुए थे उनके नाम पर वहां पर किया गया। तो मॉरिशस भी लगभग वहां पर बहुत ज्यादा आबादी भारतीय ही रहती है, तो वहां पर क्या है कि हो सकता है ऐसा बहुत क्योंकि लगभग 90% जनता जनता इधर ही की रहती है। तो पीएम मोदी ने मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का क्या किया? उद्घाटन किया। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ ले कि अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान की वो उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वहां दो चार राज्य दे दे, एक मॉरिशस दे दे, ठीक है? तो आपको मॉरिशस पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस द्वारा दिया गया द ग्रांड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन पुरस्कार उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था। मतलब ये, तो हाँ देखिए, ये मॉरिशस द्वारा दिया गया, लेकिन ये पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान नहीं था। इससे पहले बहुत से मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। अभी तक 21 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मोदी जी प्राप्त कर चुके हैं। तो पहला ऑप्शन गलत होगा, लेकिन ये मॉरिशस के द्वारा दिया गया है, ये याद रखेंगे। पीएम मोदी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले भारतीय और पांचवें विदेशी नेता थे। तो पीएम मोदी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले भारत पहले भारतीय और पांचवें विदेशी नेता थे। ये आपका सही है कि गलत है? तो ये आपका सही है। जो आपका ये पुरस्कार मिला द ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन, ये क्या किया गया? ये मोदी जी को प्रदान किया गया, लेकिन ये प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे और पांचवें विदेशी नेता थे। तो यहाँ पर केवल बी वाला आंसर हो जाएगा, दो वाला का सही हो जाएगा, ठीक है? ये याद रख लेंगे। चल देखिए, आप ही के जो बुक में है सब कुछ वही दिया गया है, ठीक है? अलग से कुछ नहीं है, यहाँ पर केवल दो सही है। कहें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत 14वें स्थान पर है। बहुत ही अच्छा है। करें इसमें भारत कौन से स्थान पर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, ठीक है? तो यहाँ पर करें भारत 14वें स्थान पर है, 14 स्थान पर है। तो एकदम सही है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 14वां स्थान है। करें भारत का स्कोर 7.411, जो आतंकवाद के उच्च स्तर को दर्शाता है। तो भारत का स्कोर जो 7.44 नहीं है, भारत का स्कोर है 6.411। ये याद रख लेंगे। भारत का स्कोर कितना है? 6.411। और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? भारत 14वें स्थान पर है, ये याद रख लेंगे, ठीक है? अगर हम देखते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में शीर्ष 5 देश कौन से हैं, मतलब वहां जहां पर सबसे ज्यादा टेररिस्ट अटैक होते हैं, टेररिस्ट की प्रॉब्लम है, तो वो शीर्ष 5 देश कौन से होते हैं? तो यहाँ पर आप सोचेंगे पाकिस्तान, नहीं, पहला देश कौन सा है? बुर्किना फासो। सबसे ज्यादा ये टेररिस्ट से ये पीड़ित देश है। कौन सा है? बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। दूसरा देश कौन सा है? दूसरा देश है पाकिस्तान, ठीक है? तो दूसरा देश पाकिस्तान है। तीसरा देश कौन सा है? तो तीसरा देश है सीरिया। चौथा देश कौन सा है? माली है। नीचे से हम बता रहे हैं। और पांचवा नाइजर। नीचे से सबसे पहले कौन सा है? नाइजर, याद रख लेंगे कौन सा? नाइजर है। और ये भारत 14वें स्थान पर है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। करें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान ने पहली बार एक ही वर्ष में 1000 आतंकवादी हमलों का सामना किया। तो हाँ, पाकिस्तान ये पहला बार था जो पहले 1000, एक ही वर्ष में 1000 आतंकवादी हमलों का सामना किया। करें तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी को भारत का सबसे तेजी से उभरता हुआ आतंकी समूह बताया गया। भारत का नहीं है, ये आपको पता होगा, ये पाकिस्तान का है। सबसे तेजी से उभरता हुआ आतंकवादी समूह है तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी। तो यहाँ पर क्यों कौन सा आपका ये गलत हो जाएगा? पहला वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। तो तहरीके तालिबान ये पाकिस्तान में सबसे तेजी से आतंकवाद बढ़ता हुआ आतंकवादी समूह है। मैं देखते हैं
केवल एक सही है, टीटीपी पाकिस्तान में सक्रिय है, भारत में नहीं। यहाँ देखिए, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में जीरो का अर्थ होता है आतंकवाद का कोई प्रभाव नहीं। यहाँ पर जीरो का अर्थ जो होता है करें, वहां पर आतंकवाद का कोई प्रभाव नहीं। एक तो सही है, क्योंकि इसका पैमाना 0 से 10 के बीच में चलता है। अब 0 से जो 10 के बीच में चलता है, मतलब यहाँ पर अगर बुर्किना फासो का स्कोर कितना है, 8.581 है। और भारत का स्कोर कितना है, भारत का स्कोर है 6.411, और पाकिस्तान का स्कोर है 8.3। तो सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा ये बुर्किना फासो का है, फिर किसका है, ये पाकिस्तान का है, फिर भारत का है। तो ये याद रखिए, जीरो सबसे कम और जो बढ़ता जाएगा 10 तक, वहां पर सबसे ज्यादा। ठीक है, इस बार इसमें कितने देशों ने लगभग भाग लिया, तो यहाँ पर 64 देश थे वैश्विक आतंकवाद सूची में। ठीक है, कितने, 64 देश, मतलब ओ सॉरी, 164, 163 देश थे, 163 थे। और 64 ये जो देश थे, यहाँ पर आतंकवाद का प्रभाव शून्य माना गया। जिसमें कौन कौन से देश आते हैं, जिसमें आपका श्रीलंका भी आता है, भूटान भी आता है। तो भूटान और श्रीलंका में क्या होगा, आतंकवाद का जो प्रभाव था वो जो जीरो माना गया। तो आपका दूसरा वाला क्या है, ये प्रभावित आतंकवाद से सर्वाधिक नहीं, आतंकवाद से शून्य प्रभाव देखा गया। यहाँ पर कौन सा शून्य प्रभाव आतंकवाद से देखा गया, तो जीरो का अर्थ होता है आतंकवाद का कोई प्रभाव नहीं। पहला वाला आपका सही होगा, दूसरा वाला गलत होगा। श्रीलंका और भूटान में शून्य प्रभावित देश में रखा गया, तो पहला वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या करा है। देखिए, श्रीलंका और भूटान आतंकवाद प्रभाव शून्य वाले देश में बताया गया है। करे वैश्विक मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक 2025, इंडिया रैंक 24 इन द ग्लोबल फ्री एक्सप्रेशन इंडेक्स 2025। अब देखिए, जो है फ्री एक्सप्रेशन इंडेक्स 2025 आया है, इसमें कह रहे हैं कि जो फ्री स्पीच इंडेक्स होता है, याद रख लेंगे, फ्री स्पीच इंडेक्स जो होता है, उसमें कि आप अपने देश में कितना सही मतलब किस कैसे अगर बोलते हैं, तो उस पर कोई वो नहीं होता सरकार का। तो ये करें, भारत इसमें करें, भारत का स्कोर 68.2 रहा है, जो लेबनान और दक्षिण अफ्रीका से अधिक है। ठीक है, तो याद रखिए, भारत का जो स्कोर था वो 62.6 था। याद रखें कितना, 62.6 था। जो दक्षिण अफ्रीका का जो स्कोर था 66.9, और लेबनान का 61.8 के बीच में था। ठीक है, तो ये भारत का रैंक है। अगर हम लेबनान का रैंक देखते हैं, तो ये वो दक्षिण अफ्रीका का 66.9 था, और लेबनान का स्कोर कितना था, 61.8 था, तो इसी के बीच में था। तो ये याद रखिएगा, ये भारत के स्कोर इतना नहीं है, भारत के स्कोर 62.6 है, ये याद रखिए। तो यहाँ पर दो वाला था गलत, और पहला वाला, तो भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 24वां स्थान मिला है। आप सोचेंगे 24 स्थान तो हमारा बहुत सही है, नहीं, भारत को 33 देशों में हमने 24 स्थान प्राप्त कर दिया किया है। ठीक है, मतलब 33 देश थे, उसमें हमारा वो 24 स्थान प्राप्त किया है, ये देखिए फ्री स्पीच में। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा, पहला वाला तो आपका सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत है, केवल एक करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर, यहाँ देखिए, सर्वेक्षण में 37% भारतीयों ने माना कि सरकार को अपनी नीतियों की आलोचना को रोकने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, मतलब 37% ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको राइट होना चाहिए कि वो क्रिटिसिज्म जो होती है पॉलिसी, उस पर जो लोग करते हैं उस पर रोकने का अधिकार होना चाहिए। कितने परसेंट, 37% ने रोका। यह परसेंट यूके और डेनमार्क की तुलना में कह रहे हैं काफी अधिक है। तो 24 वाला बताइए, तो दोनों ही सही है, याद रखेंगे यहाँ पर दोनों ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, देखते हैं क्या करा। करें 25 नंबर का क्वेश्चन, करें नॉर्वे और डेनमार्क ने सूचकांक में सबसे नीचे स्थान प्राप्त किया। रिपोर्ट के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल कानूनी अधिकार नहीं, बल्कि असहमति को सहने की संस्कृति पर निर्भर करता है। देखिए, नॉर्वे और डेनमार्क क्या ये निचला स्थान प्राप्त करेंगे, नहीं, नॉर्वे और डेनमार्क इन्होंने मतलब टॉप रैंक प्रदान किया। तो याद रखिएगा, नॉर्वे और डेनमार्क कौन थे, यहाँ पर सबसे टॉप स्कोर इन सबका था, सूचकांक में सबसे ज्यादा, ये स्कैंडिनेवियन देश है, सबसे ज्यादा थे। तो यहाँ पर पहला वाला तो आप गलत है, ये वाला आपका सही है। दूसरा वाला क्या है आपका,
सही है। तो यहाँ पर कौन सा है? बी वाला सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये फ्री स्पीच इंडेक्स है। अब यहाँ देखिए, पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट 2025 पेरिस में आयोजित किया गया। करें, जो पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज है समिट कहाँ पर आयोजित किया गया? ये पेरिस में आयोजित किया गया। तो हाँ, ये पेरिस में आयोजित किया गया, एकदम सही है। दूसरा करें, कर्डोबा को शहरी परिवहन सुधारों के लिए सम्मानित किया गया। किसको? कर्डोबा को शहरी परिवहन सुधारों के लिए सम्मानित किया गया। नहीं, कर्डोबा को जो सम्मानित किया गया, कर्डोबा को स्वास्थ्य और भोजन नीति के लिए सम्मानित किया। दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। किसको, किसके लिए? कर्डोबा को स्वस्थ भोजन नीति के लिए सम्मानित किया गया, ना कि, ये देखिए लिखा गया, कर्डोबा को स्वस्थ भोजन नीति के लिए सम्मानित किया गया, ना कि परिवहन के लिए। तो आपका पहला वाला ही आपका सही था। नेक्स्ट देखते हैं। करें, ग्रेटर मैनचेस्टर ने तंबाकू नियंत्रण के लिए एनएचएस अस्पतालों में दिशा निर्देश जारी किए। दूसरा करें, फोर्टालेजा ने वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली को वैधानिक रूप दिया। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? दोनों ही सही हो जाएगा, याद रख लेंगे कौन सा सही हो जाएगा। दोनों ही सही होगा। ग्रेटर मैनचेस्टर ने तंबाकू नियंत्रण के लिए एनएचएस अस्पतालों को दिशा निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वैश्विक खुशहाली रैंक, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2025 को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर द्वारा प्रकाशित किया गया। पहला ये है। दूसरा कह रहे हैं, रिपोर्ट में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो कह रहे हैं भारत को रिपोर्ट में 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो बताइए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? हाँ, ये देखिए, हाँ, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2025 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए वेलबींग रिसर्च के द्वारा। तो ये तो एकदम सही कर रहा है। भारत का स्कोर जो है 126वां नहीं है, भारत का स्कोर 118 है। ठीक है, और जो 126 था वो पिछले साल का रैंक था। इस बार का जो रैंक आया है वो 118 रैंक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर केवल एक ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, भारत का जो रैंक है 118 है, पिछले साल 126 था। तो खुशहाली हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी रैंक कितनी है? तो 118 याद रखिएगा, और पिछले साल कितनी थी? 126 रैंक थी। याद रख लेंगे ये। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का है कि करें, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड ने वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। करें, फिनलैंड हुआ, डेनमार्क हो गया, आइसलैंड। हाँ, तो टॉप 3 देश कौन से हैं? यही है, फिनलैंड है, डेनमार्क है और आइसलैंड है। ये जो खुशहाली हैप्पीनेस इंडेक्स होता है 2025 है, इसमें टॉप रैंक प्रदान किया। भारत ने अजनबियों की मदद करने के मामले में शीर्ष 10 में स्थान पाया है। करें, भारत जो अजनबियों का मदद, जैसे कोई अजनबी नहीं आ गया तो उसकी मदद, तो हमारी रैंक बहुत खराब है। हमारी रैंक अजनबियों की मदद करने में क्या है? सबसे खराब है। लगभग कितनी हमारी रैंक है? 74 है। अच्छा, सबसे कम खुशहाल देश कौन सा है ये बताना है। तो सबसे कम खुशहाल देश कौन सा है? ये अफगानिस्तान है। याद रख लेंगे, अफगानिस्तान क्या है? ये सबसे कम खुशहाल देश है। अगर उससे कम सियरा लियोन जो रहे वो सबसे कम खुशहाल है। ठीक है, तो भारत का रैंक इस बार कितना रहा? 118 रहा। भारत का पिछले साल कौन सा रैंक था? भारत का पिछले साल 126 था। और ये याद रख लेंगे, सबसे टॉप पे कौन है? फिनलैंड, जो हमेशा रहता ही है। अब देखिए, भारत की खुशहाली स्कोर 2022-24 में 4.389 दर्ज की गई। अफगानिस्तान को रिपोर्ट में सबसे कम सूचकांक देश घोषित किया गया। तो ये तो आपका सही है। अफगानिस्तान को जो रिपोर्ट में सबसे कम, मतलब इसको क्या मिला है? सबसे कम ये खुशहाल देश है। भारत के स्कोर कह रहे हैं 4.389 है भारत का खुशहाली स्कोर। ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही है? तो दोनों ही सही है। भारत का जो स्कोर है, स्कोर याद रख लेंगे क्योंकि कभी कभी स्कोर हो सकता है पूछ ले। तो 4.389 ये क्या है? भारत का स्कोर है। और ये अफगानिस्तान सबसे कम खुशहाल देश है, ये याद रख लेंगे। दोनों ही आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम भारत के पड़ोसी देश की बात करते हैं तो भारत का पड़ोसी देश के मामले में देखते हैं, क्योंकि हो सकता है बार कभी पड़ोसी देश के बारे में पूछ ले। तो भारत के अगर हम पड़ोसी देश के बारे में देखते हैं तो
अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चीन की रैंक कितनी है, तो चीन की रैंक कितनी है, 68 रैंक है चीन की, ये याद रख लेंगे। अगर हम नेपाल की रैंक देखते हैं कि नेपाल की रैंक क्या हमसे खुशहाल देश है, हाँ नेपाल भी हमसे खुशहाल देश है, यहाँ पर 92 रैंक है। इसके बाद हम अभी हम जो आप सुन ये यहाँ इसका देखते हैं, अच्छी देख ही लेते हैं पाकिस्तान की रैंक। पाकिस्तान की रैंक कितना है, 109, और हमारी रैंक कितनी थी, 118। एक बार सोचिए हम कहाँ हैं और पाकिस्तान कहाँ है। ठीक है, तो पाकिस्तान की रैंक अच्छी है हमसे, पाकिस्तान ज्यादा खुशहाल है, जीवन जी रहा है, और भारत उतना खुशहाल जीवन नहीं जी रहा है। उसका कारण है पाकिस्तान यहाँ पर एक एक आतंकवादी भेजता रहता है, वैसे भी हम सब परेशान रहते हैं। अब भारत का रैंक कितना है, तो भारत का 118 है, तो आप तो जान ही रहे हैं। बांग्लादेश का रैंक कितना, हाँ बांग्लादेश भी बहुत दुखी है, ये तो हमसे भी ज्यादा दुखी है, 133 नंबर पर है। श्रीलंका किस 134 नंबर पे, श्रीलंका बहुत रैंक नीचे ला गया है, ये समझ में नहीं आता। ठीक है, कम से कम पाकिस्तान से तो अच्छा कर दिए होते श्रीलंका को, लेकिन श्रीलंका को कर क्या कर दिए, जो यहाँ पर हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें श्रीलंका की सबसे खराब स्थिति है। तो ये एक स्टेटमेंट ये भी बन सकता है कि हमारे पड़ोसी देशों में श्रीलंका की स्थिति सबसे खराब स्थिति है। ठीक है, खुशहाली इंडेक्स में तो हाँ एकदम सही है, श्रीलंका एकदम नीचे है। ये मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा कम श्रीलंका वाला। ठीक है, अब तो सही हो गया है, वहाँ की राजनीतिक स्थिरता भी आ गई है, मोदी जी को सम्मान भी दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, विश्व जल रिपोर्ट 2025 यूनेस्को द्वारा 25 मार्च 2025 को जारी किया गया। विश्व जल रिपोर्ट, तो हाँ ये यूनेस्को द्वारा, ये क्या होता है, ग्लेशियर के जो आपका तेजी से पिघलने पर गहरी चिंता इसमें दर्ज की गई है। और यहाँ पर विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 यूनेस्को द्वारा जारी किया, एकदम सही है। कह रहे हैं रिपोर्ट में दुनिया 3.5 अरब लोगों को सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता तक पहुंच नहीं है। बताइए, ये वाला दूसरा आपका ऑप्शन क्या है। तो ये आपका दोनों ही ऑप्शन क्या कह रहे हैं, दोनों ही ऑप्शन सही है, तो याद रख लेंगे बोथ ए एंड बी सही है, दोनों ही ऑप्शन आपका सही है। नहीं, देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ कह रहा है 2024 में 450 गीगाटन बर्फ का नुकसान दर्ज किया गया। कह रहे 2024 में कितना बर्फ का नुकसान दर्ज किया गया, ये 450 गीगाटन बर्फ का, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उन्हीं का। ठीक है, दुनिया में वर्तमान में 1 लाख ग्लेशियर हैं जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं। ठीक है, नहीं, दुनिया में लगभग 2.75, कितना, 2.75 लाख ग्लेशियर हैं जो 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं, याद रखेंगे 7 लाख वर्ग ये याद रखेंगे कितना है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं। तो पहला वाला गलत है, कि दुनिया में 2.75 लाख ग्लेशियर है जो 7 लाख वर्ग किलोमीटर को कवर करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए यहाँ लिखा गया एक्सप्लेनेशन, यहाँ करें, रिपोर्ट के अनुसार परिवर्तन में 2/3 कृषि भूमि प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार जो जलवायु परिवर्तन में 2/3 कृषि भूमि प्रभावित हो सकती है। दूसरा करें, सन 1979 से 2022 के बीच वैश्विक बर्फीली सतह में 17.79 की कमी दर्ज की गई। तो याद रख लेंगे पहला वाला तो एकदम सही है। देखिए 17.79 की नहीं कमी है, 7.79 की कमी दर्ज की गई। 1979 से 22 के बीच में वैश्विक बर्फीली सतह, ग्लोबल स्नो कवर्ड एरिया डिक्लाइंड बाई 17.9 नहीं, 7.79 की कमी दर्ज की गई। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और रिपोर्ट के अनुसार 2/3 कृषि भूमि प्रभावित हो सकती है। नहीं, देखते हैं, क्या संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सही है या गलत है। तो ये वाला, तो संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया, 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण, देखिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछ सकता है, जैसे मिलेट्स का 2023 में था,
ठीक है, तो ऐसे ग्लेशियर का संरक्षण वर्ष पूछ सकता है कि ग्लेशियर का संरक्षण वर्ष कौन सा होगा। तो ग्लेशियर का संरक्षण वर्ष आपका यही होगा 2025। ग्लेशियरों का संरक्षण वर्ष किसने घोषित किया संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया। अब हर वर्ष 22 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाएगा। नहीं, हर वर्ष 22 मार्च को नहीं, हर वर्ष 21 मार्च को क्या मनाया जाएगा, ग्लेशियर दिवस मनाया जाएगा, 22 मार्च को नहीं। तो याद रख लेंगे, हर वर्ष 21 मार्च को ग्लेशियर दिवस और 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन मनाया है। देखिए, ग्लेशियर दिवस 21 मार्च को घोषित किया गया है, 22 मार्च को नहीं। ऐसे ही आपको पीडीएफ मिलेगा, नीचे आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा ताकि आपको ज्यादा भटकने की जरूरत ना पड़े। करें, हिंदू कुश हिमालय में 2011 से 2020 के दौरान ग्लेशियर पिघलने की दर 65% से अधिक रही। करें, जो हिंदू कुश हिमालय है वहां पर ग्लेशियर पिघलने की जो दर है वो 65% से अधिक रही। यदि तापमान 2% से अधिक बढ़ता है तो हिंदू कुश क्षेत्र में 2100 ईस्वी तक, अभी 2025 चल रहा है, 2100 ईस्वी तक ग्लेशियर आयतन लगभग 75% खो सकता है। करना 75% नहीं, 75% नहीं, इतना नहीं खो सकता है, लगभग 45% खो सकता है। अगर 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है तो ये 45 डिग्री, ये सब जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ये सब कहीं मेंस में भी नोट कर लिया करिए। अगर जलवायु परिवर्तन पर आपका कुछ वो क्वेश्चन आया लिखने का, तो देखिए इस सब के क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं। मतलब वहां पर एक कोट से कर सकते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र का डाटा है उसमें कहा गया है कि अगर भारत के एरिया में पूछे, या पूछे कि भारतीय उपमहाद्वीप एरिया में, ये सब के बारे में अगर पूछे कि आप वहां लिखेंगे कि भारत के उपमहाद्वीप के क्षेत्र में अगर 2% तक अधिक बढ़ता है 2%, तो हिंदू कुश में 2100 तक जो क्षेत्र होता है वो ग्लेशियर आयतन में 45% खो देगा। तो ऐसे ऐसे दिक्कतें हो सकती है भारत के, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या हुआ, प्री से भी बना सकते हैं, जो कि क्या होगा, आपका आंसर अच्छा लिखा देगा। तो यहाँ पर कौन सा होगा, ये होगा आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये पिघलने की दर कितना है, 65% से अधिक रही, जो कि बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, थर्ड पोल के नाम से जाना जाने वाला हिंदू कुश क्षेत्र अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाहर सबसे बड़ा बर्फ का भंडार है। कह रहे हैं जो ये थर्ड पोल के नाम से जाना जाता है, ये पहला उत्तरी पोल दक्षिणी पोल, इसको थर्ड पोल के नाम से जाना जाता है। कह रहे हैं कि यह जो अंटार्कटिका है, आर्कटिका है, जो ऊपर वाला है एरिया, नीचे वाला है, इसके बाद ये हिंदू कुश जो है ये तीसरा सबसे बड़ा पोल है। तो ये सही बर्फ का भंडार है, सही है। हिंदू कुश क्षेत्र में केवल भारत और नेपाल शामिल है। करें, हिंदू कुश क्षेत्र में केवल भारत और नेपाल शामिल है, नहीं, हिंदू कुश क्षेत्र में 8 देश शामिल हैं। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा कि हिंदू को, ऐसा क्वेश्चन बना भी है पिछले बार, कहेंगे हिंदू कुश क्षेत्र में कौन कौन से देश शामिल हैं, कौन कौन से देश नहीं शामिल हैं। ऐसे तो ये हम बता देते हैं, यहाँ पर 8 देश शामिल है। अब वो 8 देश कौन कौन से हैं ये याद रखेंगे। 8 देश कौन से हैं, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पहला देश याद रख लेंगे। दूसरा याद रख लेंगे बांग्लादेश, कौन सा, बांग्लादेश, ये यहाँ पर शामिल है। तीसरा याद रखेंगे भूटान, भूटान भी यहाँ पर क्या है, शामिल है। तीसरा और क्या रखेंगे, चीन याद रख लेंगे, चीन भी इसमें शामिल है। इसमें भारत भी याद रख लेंगे, भारत तो है ही है, भारत है। म्यांमार है, म्यांमार भी यहाँ पर शामिल है। नेपाल यहाँ पर शामिल है। और आपका प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान भी यहाँ पर शामिल है। तो पाकिस्तान नेपाल 2 हो गए, म्यांमार 3 हो गया। म्यांमार याद रखेंगे, नहीं तो आप सोचेंगे म्यांमार कहाँ से आ गया। 3 हो गया, भारत की याद ही नहीं करना है, चीन याद रख लेंगे, भूटान याद रख लेंगे, बांग्लादेश याद रख लेंगे, अफगानिस्तान। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 देश हो गए हैं। इन्हीं 8 देशों को, जो आपके पूरे भारत के पड़ोसी है, इन्हीं सब देश को याद कर लीजिए। ठीक है, तो हिंदू कुश क्षेत्र में कौन से देश हैं, 8 देश शामिल होते हैं। ठीक है, और ये थर्ड पोल कहलाता है, इतना याद रख लेंगे। चलते हैं ना, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, कुछ नहीं तो कम से कम इस पीडीएफ को ही शेयर कर दीजिएगा। आईक्यू एयर द्वारा जारी 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार बर्निहाट मेघालय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। कह रहे हैं जो बर्निहाट मेघालय है वो
विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट आई है, इसमें कह रहे हैं दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। ठीक है, भारत का है। ठीक। दूसरा क्या करा है, कह रहा है कि इस रिपोर्ट में भारत तीसरे स्थान पे है। करें, इस रिपोर्ट में भारत तीसरे स्थान पर है। ये भारत तीसरे स्थान पर नहीं है, भारत इस रिपोर्ट में पांचवें स्थान पर है, याद रख लेंगे। कौन से स्थान पर है? भारत इस रिपोर्ट में पांचवें स्थान पर है, ये वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में। ठीक है, तो अगर सबसे प्रदूषित देश देखा जाता है तो इसमें चाड आ जाता है। अफ्रीका का देश है चाड, ये सबसे प्रदूषित देश है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे आपका बांग्लादेश आ जाता है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आ जाता है। पाकिस्तान, इसके बाद है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, इसके बाद पांचवें नंबर पे भारत आ जाता है। ठीक है, मतलब हम सब किस श्रेणी में है? हम सब श्रेणी में है चाड के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के, इसके बाद भारत के। ठीक है, अब देखिए, हम सबका भी कर्तव्य होता है कि जो भी चीजें हम सब, चाहे वायु प्रदूषण की चीजें हो, चाहे जल प्रदूषण की, चाहे मतलब जिसकी भी हो, वो सबको कम करने की जिम्मेदारी एक नागरिक की भी होती है। इसीलिए हमेशा ये सरकार के बरूद, सरकार वो आपके घर के पास का आके कूड़ा, तो मतलब वो तो सरकार का काम है, लेकिन आपका एक भी दायित्व बन जाता है कि आप उस कूड़े को बार बार ना करें। तो आप, ठीक है, आप हर चीज को सही ढंग से जहां डस्टबिन हो वहीं डालें। ठीक है, कोई चीज जलाएं तो उसको सोच समझ के जलाएं कि इसका प्रभाव ऊपर वायु में, हमारे वायु में कहाँ पर पड़ेगा, हमारे लोगों के स्वास्थ्य पर क्या पड़ेगा। तो यहाँ पर लोगों की भी सोच बदलने की जरूरत है। अगर जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी, तब तक चाहे जितना स्वच्छ भारत अभियान चला ले, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, पहले लोगों की सोच बदलना पड़ेगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं, पहला वाला तो आपका एकदम सही है। दूसरा वाला कह रहे हैं ये पांचवें स्थान पर है वायु गुणवत्ता के अनुसार। बर्नियाड, मेघालय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। देखिए, मेघालय जैसे स्टेट प्रदूषित शहर की श्रेणी में आ जा रहे हैं, ये थोड़ा सा चिंताजनक बात है, क्योंकि मेघालय उस सब एरिया क्या है आपका, पहाड़ी एरिया है, वो नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या, चलते हैं देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली लगातार छठे वर्ष सबसे प्रदूषित राजधानी रही। करें, जो दिल्ली है, छठे वर्ष सबसे प्रदूषित राजधानी रही। पहले स्थान पर हमारे देश का ही सबसे बर्निहाट मेघालय है, सबसे बेकार। दूसरे स्थान पर हमारा देश क्या है? दूसरे स्थान पर दिल्ली है। ठीक है, तीसरे, अब तीसरा क्या, बर्निहाट में PM2 का स्तर WHO मानक से 10 गुना था। ठीक है, अब देखिए, जो PM2.5 का स्तर था 10 गुना नहीं थी, ये 25 गुना पहुंच गया था। सोचिए, मेघालय के लोग करते क्या हो भाई सब, आप सब। तो यहाँ पर क्या है, 25 गुना पहुंच गया PM2.5। ये तो दिल्ली का भी प्रदूषण ये सब बीट कर दिए। तो दिल्ली लगातार छठे वर्ष सबसे प्रदूषित राजधानी रही इस रिपोर्ट के अनुसार। तो ये याद रख लेंगे, सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी रही? तो सबसे प्रदूषित राजधानी यही रही। अगर देखा जाए सर्वाधिक 20 शहर सबसे प्रदूषित कौन है, तो सबसे 20 शहर सबसे प्रदूषित, जो विश्व को सबसे अच्छा शहर मानते हैं, गुड़गांव, यही सबसे प्रदूषित। गंगानगर, ग्रेटर नोएडा, भिवांडी, मुजफ्फरनगर, हनुमानगढ़, नोएडा, मतलब वो दिल्ली के सटे एरिया में सब कुछ गंदे हैं। तो चलते हैं न, देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यही एक्सप्लेनेशन है। करें, मागयूज प्यूर्टो रिको में सबसे स्वच्छ नगरीय क्षेत्र घोषित किया गया। करें, मैंगलोर। और AIQAir में पाकिस्तान का कोई शहर शामिल नहीं है। करें, इसमें पाकिस्तान का क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये देखिए, पाकिस्तान के 4 शहर हैं, याद रखिएगा कि 4 शहर हैं, 4 शहर शामिल हैं। और ये सबसे स्वच्छ महानगरीय क्षेत्र, ये भी सही है। आपको पहला वाला यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। पाकिस्तान के शहर ना हो, कैसा हो सकता है? अब देखिए, सिपरी रिपोर्ट का डाटा आया था इसमें। कह रहे हैं, सिपरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2020-24 में रूस का हथियार निर्यात 65% घटा है। कह रहे हैं, रूस का जो हथियार निर्यात है, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार ये क्या है, 65% घटा है। भारत 2024 से 2020 से 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक था। तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक 2024 से 2020 से 2024 में लड़ाई कहाँ हुई थी? यूक्रेन में लड़ाई हो रही थी। तो भारत क्यों मंगाएगा? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा हथियार आयातक ये यूक्रेन था।
ना कि भारत था। तो यहाँ पर यूक्रेन लिख देंगे, यूक्रेन सबसे बड़ा हथियार आयातक था, ना कि भारत। यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा? यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दूसरा वाला क्या है? गलत। तो सिपरी की रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2020 से 24 में हथियार का रूस का हथियार निर्यात कितना था? 65%। याद रखेंगे, 65%। और ये दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार आया यूक्रेन था। भारत दूसरे नंबर पे था। भारत कौन से नंबर पर था? सेकंड नंबर पे था। उन्हें देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है वर्ष 2020 और 24 में फ्रांस सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश रहा। अब देखिए, आयातक तो यूक्रेन था, दूसरे भारत था। निर्यातक सबसे बड़ा ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता था? फ्रांस वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन 2024। तो ये क्या फ्रांस सबसे ज्यादा आयात? सही विकल्प पूछ रहे हैं। अब देखिए, दूसरा करें। वर्ष 2020 से 24 में नाटो के यूरोपीय सदस्य देशों द्वारा कुल किए गए हथियारों में अमेरिका की हिस्सेदारी 64% था। तो ये याद रख लेंगे, जो फ्रांस का कह रहे हैं, फ्रांस सबसे बड़ा निर्यातक देश था। नहीं, फ्रांस नहीं, चाचा चौधरी थे। तो यूएसए सबसे बड़ा क्या था? ये हथियार निर्यातक देश था, यूएसए। दूसरा कह रहे हैं, ये दूसरा आपका सही है, पहला वाला गलत है। 2024 से 24 के बीच यूएसए सबसे बड़ा हथियार निर्यातक था, आयातक यूक्रेन था। और यहाँ फ्रांस दूसरे स्थान पर है। याद रखेंगे, फ्रांस किस स्थान पर है? तो ये सेकंड स्थान पर है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? दूसरा आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा निर्यातक अमेरिका था, दूसरा तो फ्रांस दूसरा था। 42 नंबर कह रहे हैं 2020 से 24 में चीन शीर्ष 10 हथियार आयातक देशों में शामिल नहीं था। ठीक है। तो सबसे अधिक हथियार आयातक देशों में कह रहे हैं चीन शामिल नहीं था। दूसरा का पाकिस्तान के हथियार आयातक में 61% की वृद्धि दर्ज की गई। तो यहाँ पर बताइए कौन सा सही है? तो दोनों ही सही है। जो चीन है वो शीर्ष 10 हथियार आदि, क्योंकि चीन आधा चीज अपना खुद बना लेता है। ठीक है। और मतलब हमारा जैसे, हमारा तो ऐसे सब कुछ मंगाना पड़ता है भारत से। और मतलब हम सब भी बनाते हैं, लेकिन चीन जितना हम सब उतना नहीं बना पाते हैं। ठीक है। अब यहाँ करें, पाकिस्तान का हथियार आयात में 61% की वृद्धि की गई, पाकिस्तान के हथियार आयात में। ठीक है। तो दोनों ही आपका सही है। ये भी आप देखिए, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर 3 4 लिख ही देते हैं। सर्वाधिक हथियार आयातक देश कौन सा है? तो यूक्रेन आपका पहले ही हम बता दिए हैं, यूक्रेन। दूसरा आपका कौन सा है? भारत है। तीसरा आपका कौन सा है? कतर है, कतर मंगाता है बहुत ज्यादा। ठीक है। चौथा कौन सा है? सऊदी अरब है। पांच ही याद रखिए। पांचवा कौन सा है? पाकिस्तान है। तो पहला यूक्रेन है, भारत है, कतर है, सऊदी अरब है और पाकिस्तान है। ये याद रख लेंगे। ये टॉप 5 आयातक देश हैं, सबसे ज्यादा हथियार कौन से? यूक्रेन, भारत, कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान। ये याद रख लेंगे। अब सबसे ज्यादा हथियार निर्यात कौन कर रहा है हथियारों का? तो सबसे ज्यादा हथियार निर्यातक देश कौन से हैं? अमेरिका है। अमेरिका सबसे बड़ा निर्यातक है, एक्सपोर्टर है, मतलब सबसे ज्यादा हथियार भेज रहा है। दूसरा कौन सा आ जाता है? दूसरा फ्रांस आ जाता है। तीसरा आपका रूस आ जाता है। चौथा चीन आ जाता है। और जर्मनी आ जाता है। तो ठीक है। यहाँ देखिए, भारत यहाँ पीछे है, चाइना यहाँ आगे है। तो ये याद रखेंगे। ने देखते हैं क्या करा है। करा है जो हिमखंड जिसका नाम A23A रखा गया है, साउथ जॉर्जिया के पास फंस गया है, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बने हैं। करें, हिम A23A, इनका नाम याद रख लेंगे। A23A वर्तमान में साउथ जॉर्जिया के द्वीप के पास फंसा हुआ है। एकदम सही है। साउथ जॉर्जिया द्वीप के पास फंसा हुआ है। दूसरा कार्य है, A23A वर्ष 2020 में अंटार्कटिका से टूटकर समुद्र में बहना शुरू हुआ था। अब वहां ऑप्शन में आपको क्या दे देंगे स्टेटमेंट में, जब गलत बताएंगे तो ये आर्कटिक दे देंगे। कह देंगे आर्कटिक से टूटकर समुद्र में बहना शुरू किया, नहीं ये अंटार्कटिका से टूटकर समुद्र में बहना शुरू किया था। तो ये भी आपका पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो दोनों ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या करा। नेक्स्ट कह रहा है कि
A23 दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है जिसके अनुमानित भार लगभग 1 ट्रिलियन टन है। करें इसका अनुमानित भाग 1 ट्रिलियन टन है। दूसरा करें A23 वर्ष 1996 में बेडल सागर से अलग हुआ था। करें बेडल सागर से 1996 में अलग हुआ था। देखिए A23 दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है जिसके अनुमानित भार 1 ट्रिलियन टन है, तो एकदम ये सही है। दूसरा कह रहे हैं A23 ये गलत है। ये कब 1986 की बात है। कब की बात है? 1986 की बात है। 1986 में ये फिल्चनर आइस शेल्फ से टूटा था, बेलेडनर सागर से नहीं। ये याद रखेगा, फिल्चनर, फिल्चनर, फिल्चनर आइस शेल्फ से टूटा था। आइस शेल्फ, आइस शेल्फ, इसी से ये टूट गया था। क्या A23 वर्ष 1986 में फिल्चनर आइस शेल्फ से अलग हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। तो आपका ये दूसरा वाला क्या ऑप्शन हो जाएगा? दूसरा वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला आपका सही हो जाएगा, तो केवल ए वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। नहीं, देखते हैं। कर रहे हैं हिमखंड A23 के पिघलने से समुद्र में पोषक तत्व घुल सकते हैं जिससे समुद्री उत्पादकता बढ़ सकती है। A23 सैटेलाइट तस्वीरों में 1 मार्च 2025 को कनाडा के पास देखा गया। कह रहे हैं कहां पर? कनाडा के पास देखा गया। तो यहां पर बताइए कौन सा आपका सही है। तो पहला वाला सही है, A23 पिघलने से समुद्र में पोषक तत्व घुल सकते हैं जिससे समुद्री उत्पादकता बढ़ सकती है। दूसरा कह रहे हैं 1 मार्च कनाडा के पास देखा गया। नहीं, 1 मार्च को यह साउथ जॉर्जिया के पास देखा गया, कनाडा के पास नहीं। तो जॉर्जिया के पास ही तो जॉर्जिया के पास देखा जाएगा, कनाडा कहाँ देखा जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, पहला वाला आपका सही हो जाएगा। ये जॉर्जिया के पास देखा गया, ना कि ये कनाडा। ये 1 मार्च देखो, साउथ जॉर्जिया के पास देखा गया, ना कि कनाडा के पास। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत छठा स्थान प्राप्त किया है। अब देखिए, जलवायु जोखिम सूचकांक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें करें भारत को कौन सी रैंक मिली है? छठी स्थान रैंक मिली है, सही है। यहाँ दूसरा करें, वर्ष 2022 में बेलीज और इटली को सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में शामिल किया गया है। बेलीज और इटली को सबसे अधिक जलवायु परिवर्तन, तो हाँ, ये सबसे ज्यादा, दोनों ही आपका सही है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को छठा स्थान प्राप्त हुआ है। बेलीज और इटली को सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में शामिल किया गया है। तो ये आपका दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ये याद रख लेंगे क्योंकि ये सब कहाँ के, ये टापू वाली कंट्रीज हैं, ठीक है। हिंद वो भूमध्य सागर में है। पता चला जलवायु बढ़ा, डूब गए अंदर। यहाँ करें 1993 से 2022 के दौरान भारत में 400 से अधिक चरम मौसम घटनाएं हुई जिसमें $4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। ये आप कहीं भी कोट्स कर सकते हैं अगर ये सही होता है। तो एक बार हम देखते हैं कि ये क्या सही होता है कि गलत। ये वाला पहला वाला, तो ये आपका पहला वाला गलत है। अब देखिए यहाँ पर कितना, 180 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। तो 4 ट्रिलियन का नहीं, 180। अब यहाँ कई कोर्स कर सकते हैं कि ये डॉलर में है, 180 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो यहाँ आपका 1993 से 2022 के दौरान भारत में 400 से अधिक चरम मौसम घटनाएं हुई जिसमें लगभग 180 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। तो ये कहीं कोर्स करिए मेल्स में। दूसरा करें, CRI सूचकांक देशों की जलवायु आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। याद रखें, ये करें CRI क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये इसका नाम होता है ना, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो दो आपका सही हो जाएगा। नहीं, देखते हैं नेक्स्ट क्या करा। ये देखिए 180 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, ना कि 4 ट्रिलियन। जलवायु जोखिम सूचकांक में जर्मन वाच नामक संगठन द्वारा तैयार किया गया। कह रहे हैं ये किसके द्वारा? जर्मन वाच नामक संगठन द्वारा तैयार किया। इस सूचकांक में देशों को उनके जलवायु परिवर्तन समन प्रयासों के आधार पर रैंक दिया जाता है। तो इसमें कौन सा सही है? पहला तो एकदम सही है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं यह सूचकांक सर्व, देखिए यहाँ पर किस आधार पर रैंक दिया जाता है। यहाँ पर यह सूचकांक समन प्रयासों पर नहीं, मानवीय और आर्थिक नुकसान पर आधारित होता है। जो मानव और आर्थिक नुकसान होता है उस पर यह रैंक दिया जाता है, ठीक है।
इसमें इसमें सबसे अगर देखा जाए, चीन हुआ, भारत हुआ, फिलीपींस हुआ, ये चरम घटनाओं में सबसे ऊपर आते हैं, ठीक है, जो जलवायु से संबंधित है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ओवल ऑफिस में मुलाकात की। कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने जो मुलाकात की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ओवल ऑफिस में मुलाकात की। दूसरा कह रहे हैं इस यात्रा में भारत को अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान अमेरिका से खरीदने की सहमति बनी है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? दोनों ही सही है। ओवल में मुलाकात की और F-39 खरीदने की, F-35 लड़ाकू विमान अमेरिका से खरीदने पर सहमति बनी है, एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं अमेरिका यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका कॉम्पैक्ट साझेदारी का शुभारंभ किया गया। भारत और अमेरिका के बीच कॉम्पैक्ट साझेदारी का शुभारंभ किया गया। कम्पैक्ट मतलब क्या होता है? सैन्य साझेदारी, वाणिज्य और प्रौद्योगिकी पर जो केंद्रित होता है, उसकी बात कर रहे हैं हम। दूसरा, कम्पैक्ट में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य सहयोग की प्रमुख प्राथमिकता थी, तो ये गलत है। अब यहाँ पर प्रमुख प्राथमिकता कौन थी आपकी? तो यहाँ पर सैन्य साझेदारी, वाणिज्य और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित था। नहीं देखते हैं, ये देखिए, कह रहे हैं भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक 500 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो किसने? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखेंगे। भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 500 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, एकदम सही है। भारत और अमेरिका ने 10 वर्षीय रक्षा सहयोग योजना पर सहमति जताई है। तो कौन सा सही है? दोनों ही सही है। 10 वर्षीय रक्षा सहयोग पर सहमत जताई है और 2030 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंचने का दोनों पक्षों का जो द्विपक्षीय व्यापार है, ये है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा? सी वाला आपका सही हो जाएगा, दोनों ही आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको थ्योरी वाला पार्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहीं पर आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। वर्ष 2024 में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन म्यांमार में दर्ज की गई। अब जो इंटरनेट शटडाउन होता है, ये जो बोला गया कि म्यांमार में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन दर्ज की गई, एकदम सही है। म्यांमार में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन दर्ज किया गया। भारत में कुल 84 इंटरनेट शटडाउन हुई है, जो वैश्विक लोकतांत्रिक में सबसे अधिक है। कह रहे हैं जो भारत में कितना हुआ? 84 घटनाएं हुई, जो किसी लोकतांत्रिक देश में सबसे अधिक है। मतलब यहाँ क्या कर रहा है? वैश्विक, अब देखिए आप कहेंगे हमारे ज्यादा यहाँ पर हुआ, म्यांमार में लगभग कितनी, यहाँ पर 85 इंटरनेट शटडाउन हुई, घटनाएं हुई थी। तो ये पहले स्थान पर कहाँ? हम लोकतांत्रिक देश की बात कर रहे हैं। हाँ, म्यांमार इस समय लोकतांत्रिक देश नहीं है, वहां पर सैनिक रूल चल रहा है, ठीक है। तो अगर लोकतांत्रिक किसी देश में देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन हुए हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंटरनेट शटडाउन सबसे ज्यादा घटनाएं कहाँ हुई हैं? तो सबसे ज्यादा घटनाएं मणिपुर में हुई है। मणिपुर में कितनी घटनाएं हुई हैं? तो मणिपुर में लगभग 21 घटनाएं हुई हैं। उसके बाद आपका मणिपुर में कितनी है? 21 घटनाएं हुई हैं। और हरियाणा में 12 घटनाएं, जम्मू कश्मीर में 12 घटनाएं, ऐसे ऐसे सब मिला के 84 घटनाएं हो गई हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? दोनों ही सही हो जाएगा, तो दोनों ही बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा। वर्ष 2024 में भारत का सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन जम्मू कश्मीर में हुआ। नहीं, जो जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ, ये हुआ मणिपुर में। भारत में इंटरनेट शटडाउन के लिए कानूनी ढांचा दूरसंचार अधिनियम 2023 है। कह रहे हैं जो भारत में ये कानूनी ढांचा है, ये इंटरनेट शटडाउन के लिए, और दूरसंचार अधिनियम 2023 है, तो ये एकदम सही है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका एकदम सही है। दूसरा वाला, पहला वाला जो आपका आंसर कर रहा है, ये गलत है। पहला सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन कहाँ हुआ? मणिपुर में हुआ। तो यहाँ पर केवल दो वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट कर रहा है कि भारत में एक बार में इंटरनेट शटडाउन की अधिकतम अवधि 30 दिन तक की जा सकती है। कितनी? 30 दिन तक की जा सकती है। दूसरा कह रहे हैं अनुराधा भसीन केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनिश्चितकालीन इंटरनेट शटडाउन को अवैध ठहराया। तो ये दूसरा वाला एकदम सही कर रहा है। ये अनुराधा भसीन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि अनिश्चितकालीन इंटरनेट शटडाउन ये अवैध है। दूसरा कह रहे हैं भारत में एक बार में शटडाउन की अधिकतम अवधि 30 दिन नहीं होगी यहाँ पर।
कितनी दिन? ये 15 दिन होगी। तो अधिकतम कितना दिन इंटरनेट शटडाउन भारत कर सकता है? अधिकतम 15 दिन ही कर सकता है, ये याद रखेंगे। तो ये 30 दिन नहीं, 15 दिन। दो वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो केवल बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या करा है? कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 की अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता किया। सह अध्यक्षता मतलब इमैनुअल मैक्रोन के दौरान के साथ उन्होंने किया होगा। दूसरा कह रहे हैं कि भारत और फ्रांस के बीच 2047 तक रणनीतिक कार्य योजना की समीक्षा इस यात्रा के दौरान की गई। तो आपका दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बताने लायक नहीं है, बस दोनों ही स्टेटमेंट सही है, याद रखेंगे। नहीं, देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के मार्सिले शहर में भारत के पहले वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। कहाँ पर? फ्रांस के मार्सिले शहर में भारत के पहले वाणिज्य दूतावास का अनावरण किया। दूसरा कह रहे हैं कि इस यात्रा के दौरान मोदी ने वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी, जो कभी मार्सिले से ब्रिटिश बलों को चकमा देकर निकले थे। तो मार्सिले पूछ सकता है कि कहाँ पर है, तो मार्सिले फ्रांस में है, ठीक है। यहीं पर भारत के पहले वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टर्न बन जाता है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा टफ है, हमने जो बनाया है क्वेश्चन आंसर, ये थोड़ा सा टफ है। टफ नहीं है, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर में अब बनने वाले हैं। आप 1-2 साल के पिछले पेपर उठा के देख लीजिए, ठीक। हम पुराने पेपर की बात नहीं कर रहे हैं, पिछले 1-2 साल के पेपर उठा के देख लीजिए। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। चाहे आरओ की बात करते हैं आप, चाहे पीसीएस की बात करते हैं, सिंपल क्वेश्चन सिर्फ अपने आप को आप खुश कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग सिंपल क्वेश्चन पढ़ाते हैं, क्या होता है, वो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब पा जाते हैं, लेकिन वो सब क्या होता है, आपने देखा होगा जब पेपर दे के आते होंगे, किसी भी यूट्यूब का ज्यादा फंसता नहीं है। क्यों नहीं फंसता? क्योंकि वो सिर्फ व्यू के बेसिस पर आपको पढ़ा देता है सिंपल क्वेश्चन। फिर क्या होता है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट आपको होती है। वो तो पढ़ा के चला गया, उनका व्यू मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? दो ही। मार्सिले शहर में पहले वाणिज्य को उद्घाटन किया गया, वीर सावरकर को श्रद्धांजलि, जो कभी मार्सिले में ब्रिटिश को चमका दें। दोनों ही आपका स्टेटमेंट क्या है? दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या करा है? नेक्स्ट करा है, ये हो गया, दोनों सही है। तीसरा, तीसरा एआई एक्शन समिट 2025 में सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था। करें, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? सियोल में। दूसरा करें, इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस सहित 80 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब देखिए, जो आपका तीसरा एआई समिट है, ये सियोल में नहीं, ये फ्रांस में आयोजित किया गया। तो याद रख लेंगे, फ्रांस में आयोजित किया गया ये एआई एक्शन समिट। इसमें जो दूसरा कर रहे हैं, एंटोनियो गुटेरेस सहित 80 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो ये भी सही है। दूसरा वाला आपका, पहला वाला आपका गलत हो। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। केवल बी वाला आंसर। देखिए, नीचे आंसर दिया, तीसरा समिट पेरिस फ्रांस में हुआ, नॉट सियोल। अब यहाँ लिखा गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करते हुए एआई के लिए वैश्विक गवर्नेंस, पारदर्शिता और ग्लोबल साउथ की भागीदारी की वकालत की। याद रखिएगा, while co-chairing the AI summit, PM Modi advocated for transparent global AI governance and participation of the ग्लोबल साउथ है। इस सम्मेलन के बाद चीन सहित 60 देशों ने संयुक्त बयान जारी किया, जबकि अमेरिका ने इसका समर्थन नहीं किया। तो दूसरा कर रहे हैं। तो बताइए, इसमें कौन सा आपका सही है? तो दोनों ही सही है। तो दोनों ही क्या है? सही है। अमेरिका ने इसका समर्थन नहीं किया। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 96 रही और स्कोर 38 रहा, जो 2023 व 22 की तुलना में गिरावट है। तो बताइए, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है डेनमार्क सबसे भ्रष्ट देश के रूप में सबसे नीचे, जबकि दक्षिण सूडान सबसे स्वच्छ देश के रूप में है। ये दूसरा वाला तो आपको पता ही होगा, गलत है। पहला वाला बताइए, पहला वाला ऑप्शन। तो दूसरा वाला गलत है ये, ठीक है। पहला वाला भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी थी?
96 है। ठीक है, भारत की रैंक 96 थी। ठीक है, और स्कोर कितना रहा? तो स्कोर कितना रहा? 38 स्कोर रही भारत की। कौन कितनी स्कोर रही भारत की? 38 स्कोर रहा भारत का। और यहाँ पर जो 2022 और 23 की तुलना में क्या हुआ? गिरावट दर्ज किया गया। तो ये याद रखिएगा, भारत का 2023 और 2022 की तुलना में क्या हुआ? ये गिरावट दर्ज किया गया। ठीक है, जो कि पहले हम कम भ्रष्ट थे, अब ज्यादा भ्रष्ट हो गए। ठीक है, ये तो पहला वाला ये आपका सही है, केवल एक सही है। अगर देखें भ्रष्टाचार में सर्वाधिक ग्रस्त देश, सबसे ज्यादा ग्रस्त देश कौन सा है? ये सूडान है। और सबसे मतलब ये सबसे अच्छा देश कौन सा है जहां पर भ्रष्टाचार कम है? वो डेनमार्क है। तो डेनमार्क सबसे अच्छा देश है जहां भ्रष्टाचार कम है। सूडान क्या है? यहाँ पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। ठीक है, भारत की रैंक 96 है। हमारे अगर पड़ोसी देशों में देखा जाए तो सबसे अच्छा देश कौन माना जाता है? भूटान। यहाँ पर भ्रष्टाचार एकदम कम है, जिसकी रैंक है 18। चीन में भी भ्रष्टाचार कम है, जिसकी रैंक है 76। ठीक है, पाकिस्तान का तो सबसे ज्यादा 135 है। ठीक है, तो यहाँ पर पाकिस्तान थोड़ा पीछे है हमसे। अब देखिए सीपीआई 2024 में दो तिहाई अधिक से देशों द्वारा स्कोर 50 से कम और व्यापक भ्रष्टाचार को दर्शाता है। सीपीआई में रूस का स्कोर 26 से बढ़कर 34 हो गया, जिससे वह 105वें स्थान पर पहुंच गया। दोनों बताइए, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, दोनों ही देख लीजिए। पहला वाला आपका सही है। ठीक है, पहला वाला क्या कर रहा है? एकदम सही है। ठीक है, चलते हैं ना, देखते हैं। केवल एक ही सही, दूसरा गलत। सीपीआई मतलब रिपोर्ट 2024 के अनुसार जलवायु सुधार के लिए आवंटित धन के दुरुपयोग से वैश्विक तापमान वृद्धि और अधिक प्रभावित हो सकती है। मतलब इसमें भी भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन के लिए पैसा दिया जाता है उसका भी दुरुपयोग होता है। दूसरा का संयुक्त राज्य अमेरिका का स्कोर बढ़कर 72 हो गया, वह पहले 20वें स्थान पर था। यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका का ये रिपोर्ट है, वो मतलब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में सीपीआई मतलब करप्शन पहले स्कोर बढ़कर 72 हो गया, पहले 20वें स्थान पे था। तो यहाँ पर कौन सा है? पहले देखिए, पहले ये 28वें स्थान पर था। ठीक है, याद रखेंगे, पहले क्या है? 28वें स्थान पे था। वही 28वें स्थान पर इस समय क्या हुआ? आ गया है। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका है। पहले जो इसका स्कोर था 69 से 65 था। स्कोर मत याद करिए, इसका रैंक 28वें स्थान पर है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला आपका गलत है। इसका संयुक्त राज्य स्कोर का बढ़कर 72 नहीं हो गया है, इसका स्कोर कितना हो गया है? गिर गया है, 69 से 65 हो गया है, 69 से 65 हो गया है। और इसका जो रैंक है वो 28वां है संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, पहला वाला तो एकदम सही है आपका। वो देखिए यहाँ पर आंसर बी। नहीं, यहाँ पे केवल एक आपका सही है, पहला वाला ही सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, यहाँ पर ए होना चाहिए। ठीक, ये ए, केवल एक सही है। अब देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? माउंट तारानाकी न्यूजीलैंड का पहला स्थल है जिसे कानूनी व्यक्तित्व मिला है। तो माउंट तारानाकी जो है वो न्यूजीलैंड का पहला स्थल है जिसे कानूनी व्यक्तित्व मिला है। तो एकदम सही है। माउंट तारानाकी ने तेका हुई तुपुआ नाम से एक कानूनी संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। किसको? माउंट तारानाकी को। तो बताइए यहाँ पर कौन सा आपका सही है? देखिए, अच्छा, ये आपका माउंट तारानाकी न्यूजीलैंड का ये सॉरी, ये पहला स्थल नहीं, ये तीसरा स्थल है। ठीक है, तीसरा स्थल है जिसे कानूनी व्यक्ति का दर्जा मिला है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं इसको एक्सप्लेनेशन दिया है कि नहीं। हाँ, माउंट तारानाकी न्यूजीलैंड का तीसरा स्थल है जिसे कानूनी व्यक्ति का दर्जा मिला है। इससे पहले वांगानुई नदी और ते उरुवेला नेशनल पार्क को यह दर्जा मिल चुका है। तेका हुई तुपुआ नाम की कानूनी संस्था के रूप में मान्यता दी गई है। ये याद रखेंगे। तो ये माउंट तारानाकी तीसरा है, या ना कि पहला है। तो तीसरा स्थल है जिसको कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, ये याद रख लेंगे। यहाँ करें माउंट
तो वो तारानाकी माउंगा को कानूनी व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब इसको कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है माओरी, जो इसे माओरी जनजाति वहीं पे पाई जाती, पहले माओरी वहां की जो वहां पर मूल रूप से निवासी थे वो माओरी लोग ही थे। फिर जाके अंग्रेज वहां बस गए, फिर न्यूजीलैंड बन गया। माओरी संस्कृत मूल्यों के का सम्मान और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, तो यही है। तो इसका क्या है, माओरी लोगों का मूल्यों का सम्मान और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना इसका है। यह कदम माओरी लोगों की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को सम्मान करते हुए लिया गया है। साथ ही उसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, ताकि प्रकृति में एक जीवित इकाई की तरह देखा जा सके और संरक्षित किया जा सके, इसका काम है। ने देखते हैं, करें पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया। देखिए ये एक रायसीना डायलॉग होता है जो हर साल कहाँ पर आयोजित किया जाता है, वो आयोजित किया जाता है नई दिल्ली में। ये है मध्य पूर्व रायसीना, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये किस देश में आयोजित किया गया, तो ये संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। ये संयुक्त अरब अमीरात में जो आयोजित किया गया, भारत की तरफ से किसने भाग लिया, भारत की तरफ से विदेश मंत्री ने इसमें भाग लिया। यह सम्मेलन 28 से 29 जनवरी 2025 को अबू धाबी यूएई में आयोजित हुआ था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद इसमें मुख्य अतिथि थे। सम्मेलन का आयोजन ओआरएफ, भारत और विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश मंत्रालय और यूएई विदेश मंत्रालय ने मिलकर किया था। ये याद रख लेंगे। ने देखते हैं, स्नैप इंक डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत का इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ये याद रख लेंगे। यहाँ पे इसके बारे में अगर कुछ हम देखते हैं, ये भारत ने लगातार तीसरे वर्ष डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया। उसे 67 सर्वोच्च स्कोर मिला है। यह डिजिटल संतुष्टि और युवाओं के लिए सहायता नेटवर्क के मामले में अन्य देशों से आगे का स्कोर रहता है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करें, आईआईएम अहमदाबाद ने क्यूएस इंटरनेशनल ट्रेड रैंकिंग 2025 में भारत के शीर्ष संस्थान के रूप में 42वां स्थान प्राप्त किया है। अब पहला ऑप्शन आपका, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने क्यूएस इंटरनेशनल ट्रेंड रैंकिंग 2025 में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर दोनों ही आपका सही हो जाएगा, तो ये आपका सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या कहता है। यहाँ पर कह रहा है आईआईएम अहमदाबाद को क्यूएस इंटरनेशनल ट्रेंड रैंकिंग 2025 में 42वां स्थान मिला है। यह भारत का शीर्ष संस्थान बना है। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इस रैंक में पहला स्थान प्राप्त किया है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, चलते हैं अब हम नेक्स्ट देखते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन बताइए, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है इंटरनेशनल ट्रेड रैंकिंग 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो यहां पर बताइए, सी वाला सही है। इस रैंकिंग में एमबीए और मास्टर प्रोग्राम को अलग अलग तालिकाओं में शामिल किया गया है। यहाँ पर क्यूएस इंटरनेशनल रैंकिंग 2025 में दो टेबल फॉर्मेट बनाया गया है, जिसे एमबीए और मास्टर प्रोग्राम को अलग अलग रख दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में मोल्डोवा की सदस्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट यहाँ क्या कह रहा है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहा है कि माल्डोवा आईएसए का 100वां सदस्य बना है। तो कह रहे हैं माल्डोवा आईएसए का कौन सा बना है, 100वां सदस्य, ये गलत है। माल्डोवा आईएसए का 105वां सदस्य बना है, ये याद रखें, कौन सा 105वां सदस्य बना है। माल्डोवा ने सदस्यता अनुबंध पेरिस में, ये गलत है। ये माल्डोवा जो सी वाला आंसर यहाँ पर सही है। तो वो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका माल्डोवा 105वां सदस्य बना है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए 105वां सदस्य, यहाँ पर देखिए 69 न्यूनतम आहार विविधता एमडीडी संकेतक में पहली बार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनपी द्वारा 2025 में अपनाया गया था। एमडीडी संकेतक का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य की दिशा में प्रगति ट्रैक करना है। तो यहाँ पर कौन सा सही है,
तो ये आपका दूसरा सही है, पहला गलत है। एमडीडी संकेतक सतत विकास लक्ष्य जीरो हंगर, जो दूसरा जीरो हंगर है कि दिशा में प्रगति ट्रैक करना था, ये दूसरा सही है। पहला वाला आपका संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के नहीं, ये संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के द्वारा ये किया गया था। एक बार स्टेटमेंट में इसमें ठीक है, एमडीडी संकेतक को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा 2025 में अपनाया गया था, ना कि यूएनईपी द्वारा। तो ये यूएनईपी द्वारा नहीं, ये किसके द्वारा अपनाया गया था, ये अपना एमडीडी क्या होता है, मिनिमम डायटरी डाइवर्सिटी। एमडीडी मतलब यही होता है, ठीक है, मिनिमम डायटरी डाइवर्सिटी। ये किसके द्वारा, ये सांख्यिकी आयोग के द्वारा, ना कि यूएनईपी द्वारा। एसडीजी जीरो हंगर की प्रगति को मापना है कि एसडीजी जीरो हंगर में क्या क्या लक्ष्य में क्या क्या हो रहा है, यही देखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि एमडीडीडब्ल्यू मतलब ओमेन संकेतक 15 से 49 वर्ष की महिलाओं के पोषण स्तर को मापता है, जो पिछले 24 घंटे में कम से कम खाद्य समूहों का सेवन करती हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है न्यूनतम आहार विविधता संकेतों को केवल वयस्क पुरुषों के लिए डिजाइन। तो ये देखिए केवल तो गलत है, पहला वाला आपका सही है। क्या है, यहाँ पर जो एमडीडीडब्ल्यू है महिलाओं के लिए, एमडीडीसी बच्चों के लिए, दो होता है। एम डी डी एक डब्लू होता है, एम डी डी एक सी होता है। तो एक महिलाओं के लिए होता है, एक बच्चों के लिए होता है। वयस्क पुरुषों के लिए यह डिजाइन नहीं किया जाता है, ये याद रख लेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एमडीडीडब्ल्यू महिलाओं के लिए, एमडीडीसी बच्चों के लिए डिजाइन किया जाता है, वयस्क पुरुषों के लिए कुछ डिजाइन नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित किस देश ने 43 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा की मेजबानी की। तो किस देश ने 43 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की, तो ये कुवैत है, आंसर दिख ही रहा होगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर क्या है, ये कुवैत है। तो कुवैत है, किसी मतलब कुवैत ऐसा देश है जिसने क्या किया, ये 43 वर्षों बाद भारतीय प्रधानमंत्री की मेजबानी की। देखिए प्रधानमंत्री ने 21 से 22 दिसंबर 2024 तक कुवैत की आधिकारिक यात्रा की। इससे पहले 1981 में इंदिरा गांधी ने कुवैत की यात्रा की थी। इससे पहले किसने किया था कुवैत की यात्रा, इंदिरा गांधी ने किया था, ठीक है। चलते हैं, नहीं देखते। अब देखिए यहाँ पर हम 100 क्वेश्चन लाए हैं, 100 में लगभग एक क्वेश्चन में डबल डबल स्टूडेंट, मतलब वो 200 क्वेश्चन के सब कुछ ऊपर आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। तो थोड़ा सा समय तो लगेगा ही, क्योंकि अगर सिंगल सिंगल वो होता तो मैं जल्दी खत्म कर देता। यहाँ पर डबल डबल स्टेटमेंट रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। प्रधानमंत्री ने कुवैत यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो उन्होंने कौन से समझौते पर हस्ताक्षर, अच्छा नहीं किया है, ये भी देखिए नहीं किया है। तो उन्होंने किस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है, तो पहले किस पर किया है, देखिए रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किया है। खेल क्षेत्र में सहयोग पर कार्यकारी कार्यक्रम चला, यहाँ भी सही है। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, ये भी सही है। सी वाला आपका गलत है, ठीक है, इस पर नहीं किया है, यहाँ पर सी वाले पर नहीं किया है। ए बी और डी आपका सही हो जाएगा। अंतरिक्ष अनुसंधान साझेदारी पर कोई समझौता नहीं हुआ, अन्य तीनों समझौते किए गए जिसमें रक्षा हुआ, खेल हुआ, संस्कृत हुआ और आईएसए, ठीक है, सदस्यता शामिल थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत जहां जाता है इसकी सदस्यता लेता है। आठवां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया। आठवां हिंद महासागर 2025, तो ये हिंद महासागर 2025 किस देश में आयोजित किया गया, तो ये ओमान में आयोजित किया गया। याद रखिएगा, आठवां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 ओमान में आयोजित किया गया। ये यहाँ पर ये देखिए, ओमान के मस्कट में 16 से 17 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर मुख्य वक्ता रहे। ने देखते हैं, कह रहे हैं आठवें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 विषय थीम क्या थी। ये कह रहे हैं जो आठवां हिंद महासागर हुआ था इसका थीम क्या था, ये बताना है। तो इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था समुद्री साझेदारी को क्षितिज यात्राएं, ठीक है। तो ये आप वोयेज टू न्यू होरिजिन एंड मैरीटाइम पार्टनरशिप याद रखेंगे, ठीक है। इसकी साझेदारी की वो थी। एक बार हम इस ये देखते हैं, सम्मेलन का समुद्री साझेदारी के लिए क्षितिज यात्राएं थे, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग व साझेदारी को बढ़ाना था। नहीं देखते हैं, करें टाइम आउट की 2025 की सूची में रहने के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहर कौन से घोषित किए गए हैं। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहर कौन से घोषित किए गए हैं,
तो ये मतलब सूची में रहने के लिए विश्व का सबसे शहर, तो ये केप टाउन घोषित किया गया है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन टाइम की आउट की 2025 रैंक में पहले स्थान पर रहा है, ये याद रखेंगे। 76 देखते हैं, टाइम आउट की 2025 रैंक में भारत का कौन सा एकमात्र शहर शामिल है और कौन से स्थान पर है। तो भारत का कौन सा एकमात्र शहर शामिल है, तो भारत का कौन सा एकमात्र शहर शामिल है, देखिए ये मुंबई है, याद रखेंगे मुंबई है। और कौन से स्थान पर रहा है, 49वें स्थान पर रहा है। ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं मुंबई की टाइम आउट की रिपोर्ट के में 49वें स्थान पर रखा गया और इसका स्ट्रीट फूड मेट्रो लाइन की सराहना की गई है। तो याद रखेंगे उसका स्ट्रीट फूड और मेट्रो लाइन की सराहना की गई है मुंबई के। करें कौन सा शहर टाइम आउट की 2025 रैंकिंग में टॉप 3 में है, तो वो जो अभी पूरे वर्ल्ड लेवल पर कहें कौन टॉप 3 में है जहां पर रहा जा सकता है अच्छे तरीके से, तो कौन सा है, केप टाउन तो जानते ही हैं आपका, केप टाउन है, बैंकॉक है और न्यूयॉर्क है। याद रखिएगा केप टाउन है, बैंकॉक है, न्यूयॉर्क है, यहाँ पर ये सबसे टॉप पर है ये। यहाँ पर देखिए, करें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है कौन कौन से कथन सही है। पहला कह रहे हैं कैली फंड ने को जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कोप 16 के दौरान के दौरान रोम इटली में लॉन्च किया गया। कैली फंड पूछेगा आपका, ये आपका कौन सा ये क्वेश्चन बन गया, ये आपका क्वेश्चन बन गया ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। तो काइले फंड को जैव विविधता संरक्षण देने के लिए, अब ये आपका यहाँ से कितने 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा ये काइले फंड है क्या, तो जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक फंड है। ठीक है, तो याद रखिएगा फंड है काइले फंड। और ये कौन से में लॉन्च किया गया, तो ऑप्शन देगा कोप 15 16 ऐसे, तो कोप 16 में लॉन्च किया गया। पहला तो ये आपका सही हो गया। यह फंड डिजिटल अनुक्रम जानकारी डीएसआई से लाभ प्राप्त करने वाली कंपनियों से अनिवार्य वित्तीय योगदान लेता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसका उपयोग केवल पर्यावरण शिक्षा के लिए दिया जाएगा, नहीं ये गलत है आपका। यहाँ पर इसका जो प्रयोग होगा ये क्या किया जाएगा, जैव विविधता संरक्षण के लिए, रिसर्च के लिए, जो स्वदेशी समुदाय है उनकी रक्षा के लिए तक सीमित है। ठीक है, ये याद रख लेंगे, वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि कैली फंड का संबंध आनुवांशिक डेटा व्यावसायिक उपयोग करने के उद्योग वाले उद्योगों से है। दूसरा कह रहे हैं जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सीबीडी के कोप 16 की मेजबानी भारत ने किया था। देखिए अभी हमने रोम बताया था ना, तो भारत ने कहाँ किया था, तो याद रख लेंगे पहला वाला तो आपका सही है। ठीक है, दूसरा वाला आपका गलत है। यहाँ पर क्या है, अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कह रहे हैं कोप 16 की मेजबानी रोम इटली में की गई थी। भारत में नहीं, कैली फंड उद्योगों द्वारा आनुवांशिक डेटा का उपयोग से जुड़ा हुआ है। किससे, आनुवांशिक डेटा के उपयोग से जुड़ा हुआ है कैली फंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है, चीन के ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकमार्क ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्लाज्मा को 1066 सेकंड तक बनाए रखने का नया रिकॉर्ड बनाया। और दूसरा पढ़िए, ईस्ट मतलब इसका जो ये फुल फॉर्म है, ईस्ट रिएक्टर चीन की हानुई प्रांत में स्थित है, वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। तो बताइए दोनों में आपका कौन सा सही है, तो पहला वाला एकदम सही है। दूसरा वाले में गलती क्या है, तो दूसरा वाले में ये याद रख लेंगे, ईस्ट जो रिएक्टर है 2006 में शुरू किया गया था। ये हनुई प्रांत है लेकिन ये 2006 में ये शुरू किया गया था। ठीक है, ना कि 2016 में। तो पहला वाला एकदम सही है, दूसरा वाला आपका स्टेटमेंट गलत है। देखते हैं, अब देखिए ये सब मैं बार बार बताता हूँ कि ये सब कहाँ से है, ये आपके घटनासार मैगजीन से ही है, मैं अलग से कहीं नहीं लाया हूँ। ईस्ट रिएक्टर परमाणु संलयन पर आधारित है, दो भारी नाभिक मिलकर एक हल्का नाभिक बनाते हैं। पहला तो ये हो गया, कह रहे हैं दो भारी नाभिक मिलकर एक हल्का नाभिक बनाते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि दूसरा कह रहे हैं चीन का ईस्ट रिएक्टर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर कार्यक्रम का हिस्सा है। तो ये दूसरा आपका सही है यहाँ पर।
अब देखिए, दो हल्के नाविक मिलकर एक भारी नाविक बनाते हैं, या नहीं कि दो भारी मिलके एक हल्का थोड़ी बनाएंगे, दो हल्के मिलकर एक भारी बनाते हैं, ये सही है। पहला वाला तो आपको गलत हो जाता है, दूसरा वाला आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही है। अच्छा क्वेश्चन है, ये देखते हैं। कह रहे हैं इसमें कथन कौन सा सही है, तो यह कह रहे हैं कि इसमें भारत की रैंकिंग 2025 में 80वें स्थान पर रही। अब देखिए, भारत की रैंक क्या है, भारत की रैंक थोड़ा सा गिर गई है, तो भारत की रैंक 80 नहीं 50वें स्थान पर रही है। ये यार, हम कितने देशों को, हम 57 देशों को वीजा फ्री एंट्री दे सकते हैं, जो कि तीसरा आपका एकदम सही है। सिंगापुर का सबसे कमजोर है नहीं, सिंगापुर का सबसे मजबूत पासपोर्ट है, ये याद रख लेंगे। अफगानिस्तान की रैंक भारत से ऊपर है, तो नहीं, अफगानिस्तान की सबसे कमजोर है, तो अफगानिस्तान इस रैंक में सबसे नीचे है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, वही सब लिखा गया है यहाँ पर। यहाँ पर देखते हैं, करें हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 में जापान पहले स्थान पर है। करें जापान पहले, दूसरा करें भारत की रैंकिंग 2024 से 5 स्थान गिरकर 50वीं हो गई है, ये भी सही कर रहे हैं। दूसरा ये दूसरा वाला सही कर रहे हैं, पहला वाला तो अभी ये जापान नहीं, अभी हमने सिंगापुर बताए थे ना, तो ये सिंगापुर होगा ना, तो ये पहला, दूसरा गलत। पाकिस्तान का पासपोर्ट 103वें स्थान पर है, जो अफगानिस्तान से बेहतर है। करें पाकिस्तान का पासपोर्ट 103वें स्थान पर है, जो क्या है, अफगानिस्तान से बेहतर। हाँ, क्योंकि अफगानिस्तान तो सबसे नीचे ही है। तो यहाँ पर कौन सा आपका दो और तीन आपका सही हो है, दो और तीन, पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर, यहाँ देखिए, केवल दो और तीन आपका सही हो जाएगा। देखिए, जापान दूसरे स्थान पर है ना कि पहले, जबकि भारत के रैंक 5 स्थान गिरा है, पहले 80 पे था, 85 पे हो गया है। पाकिस्तान की रैंक अफगानिस्तान से ऊपर नीचे है। अब देखिए, G20 के 19वें शिखर सम्मेलन 2024 के में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें करें कौन सा कथन है। जो G20 का 19वां शिखर सम्मेलन हो, इसका आयोजन ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ, तो सही है, इसका आयोजन ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर ये कथन है, बताइए। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका सम्मेलन में ट्राइका का हिस्सा थे। कह रहे हैं भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ट्राइका का हिस्सा थे, सही पूछ रहा है, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये एकदम सही है, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ट्राइका का हिस्सा थे। सम्मेलन के दौरान वैश्विक टेस्ट और जलवायु वित्त जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, तो ये भी एकदम सही है। किस पर, वैश्विक टेस्ट और जलवायु वित्त जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में वैश्विक भूख और गरीबी के विरुद्ध गठबंधन की घोषणा हुई, तो ये भी सही है। तो ये तीनों ही आपका स्टेटमेंट सही है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, डी वाला, अगर 19वें G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विषय पर विशेष रूप से चर्चा की, तो प्रधानमंत्री ने किस विषय पर, भूख गरीबी के विरुद्ध लड़ाई पर विशेष रूप से चर्चा की। तो भूख और गरीबी के विरुद्ध लड़ाई पर विशेष रूप से चर्चा की गई। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया में कौन सा नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया में कौन सा सम्मान प्राप्त किया गया, तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर इन द नाइजर। ठीक है, तो ये आपका प्राप्त किया गया, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ठीक है, तो ये श्रीलंका के द्वारा, नाइजर के द्वारा और मॉरिशस के द्वारा कौन कौन से सम्मान प्राप्त किए गए, ये सब याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में सब बता दिया गया है, ताकि याद रहे, हो सकता है पूछ ले। कह रहे हैं कि गुयाना में आयोजित दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा, गुयाना में कहाँ पर आयोजित हुआ, गुयाना में। सम्मेलन किसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी के साथ किसने किया, तो ये किसने किया, तो ये ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री डिकॉन मिशेल ने किया। किसने किया, ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री डिकॉन मिशेल ने इसकी अध्यक्षता किया, मतलब सह अध्यक्षता। अब देखिए यहाँ पर, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024-25 में भारत किस स्थान पर है, तो कौन से स्थान पर है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में बताना है कि भारत की रैंक कौन सी है।
अच्छा रहे क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। ठीक है, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हाँ, वो फायर पावर इंडेक्स में भारत किस स्थान पे रहा? तो भारत चौथे स्थान पे रहा। ग्लोबल फायर पावर पहले स्थान पे कौन सा है? ये चौथा स्थान याद रखिएगा। पहले स्थान पे कौन सा है ग्लोबल फायर पावर? तो यूएसए है, तो याद रखिएगा यूएसए। दूसरा पे कौन सा है? चाइना है, याद रखेंगे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चाइना है। दूसरे कौन सा है? रूस है। चौथे पे भारत है। ये सब क्वेश्चन हम कहाँ करवाए हैं? इस सबका क्वेश्चन अगर आपको क्विज के फॉर्म में करना होगा तो आप संतोषी IAS 2.0 ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इन्हीं सबका क्विज मिल जाएगा। यहाँ पर आप प्रैक्टिस मेरे साथ कर रहे हैं, वहां पर क्विज मिल जाएगा, तो आपका पूरी तरह से घटनासार तैयार हो जाएगा। एक ही दो मैगजीन पढ़िए, बढ़िया से पढ़ के जाइए, सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मैगजीन पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको मैं बता दिया हूँ कि आपका लगभग 20 क्वेश्चन घटनासार और आय दृष्टि से ही आता है। आप यही दोनों पढ़ लीजिए, आपको कोई मैगजीन नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, 4-5 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो कहीं हमेशा गलत ही हो जाते हैं, क्योंकि वो स्टैटिक का पार्ट नहीं होता है, वो करंट का पार्ट होता है। इतना नॉलेज नहीं रख, मतलब इतना गेन नहीं कर पाता माइंड, तो उस पर वो गलत हो जाता है। लेकिन 20 क्वेश्चन में गारंटी कर लेता हूँ आपका घटना सार आय दृष्टि से सही हो जाएगा। अगर 25 आ रहा है तो 20 क्वेश्चन यहीं से आपका हो जाएगा। 25 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 20 की। अब यहाँ पर देखते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में सबसे अच्छा पावर स्कोर क्या दर्शाता है। कह रहे हैं सबसे अच्छा जो पावर स्कोर होता है वो क्या दर्शाता है? तो 0.000 ये सबसे अच्छा पावर स्कोर दर्शाता है, याद रख लेंगे। आज यहाँ देखिए ये कैसे इंडेक्स बनता है, ये इसमें देखा जाता है कि किस देश का बजट, रक्षा बजट कितना है। तो यहाँ पर जितने भी देश हैं इसमें सबका रक्षा बजट, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे ज्यादा रक्षा बजट है, लगभग 800 अरब डॉलर है। इसके बाद चाइना का 266 अरब डॉलर है। रूस का 126 अरब डॉलर। भारत का 75 अरब डॉलर। दक्षिण यूरोप का 74 अरब डॉलर। यूनाइटेड किंगडम का 71 है। जापान का 57 अरब डॉलर है। तो हम सब दक्षिण यूरोप, आपका यूनाइटेड किंगडम, जापान, ये सबसे आगे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं तियनशान सांगली सुरंग चीन में स्थित है या दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कौन सी है? यही है, एकदम सही है आपका कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है? एक मिनट। इसकी लंबाई 12.13 किलोमीटर है, जो उरुमची खुली एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। ओपन यूली, उरुमुची यूली एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो ये दोनों ही सही हो गए। इसकी लंबाई कितनी है? 22.13 किलोमीटर है, इस वैसे का हिस्सा है। तो दोनों ही, एक और दो, दोनों ही यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा। कह रहे हैं तियनसान सेंगली सुरंग परियोजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। इसका निर्माण पहली बार सड़क सुरंग परियोजनाओं में टनल बोरिंग मशीनों का उपयोग किया गया। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही है? ये पहला वाला आपका गलत है। ठीक है, दूसरा वाला आपका यहाँ पर सही है। जो इसका, इसकी शुरुआत है, अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी, 18 में नहीं हुई थी, 2020 में हुई थी। पर दूसरा वाला एकदम सही है। नहीं, देखते हैं। करें ब्राजील फरवरी 2025 में आधिकारिक रूप से ओपेक का सदस्य बना। जो तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं उनका सदस्य बना कौन सा? ये ब्राजील बना। ओपेक प्लस सदस्य होने के बावजूद ब्राजील में तेल उत्पादन कोटे का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। ठीक है, तो इसको अनिवार्य रूप से करना होगा। यहाँ पर कौन सा आपका सही है? तो केवल एक सही है। ठीक है, ठीक है, दूसरा आपका गलत है। अब यहाँ पर होता क्या है, एक बार एक्सप्लेनेशन देखिए। ब्राजील फरवरी 2025 को ओपेक प्लस में शामिल होने की अनुमति मिल गई है, लेकिन उसे तेल उत्पादन कोटा मानने की बाध्यता नहीं, हुआ अपनी ऊर्जा नीति में स्वतंत्र रहेगा। तो यहाँ पर जो ऊपर सेकंड ऑप्शन में कहा था मानने के बाद होगा, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर ब्राजील वैश्विक तेल उत्पादन का लगभग 4% योगदान देता है और सातवां सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
दूसरा करें, ओपेक की स्थापना 2012 में अमेरिकी गैस उत्पादन वृद्धि के बाद की गई थी। अब देखिए, पहला वाला एकदम सही है। जो ओपेक की स्थापना 2012 में नहीं, ये 2016 में की गई थी। ये दो अमेरिकी गैस उत्पादन की वृद्धि के बाद, तो ये आप याद रखेंगे। ओपेक प्लस कंट्री की स्थापना कब की गई थी? 2016 में की गई थी। कब? 2000, एक मिनट, 2016 में की गई थी, ये याद रख लेंगे। कब? 2016। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, न कि 2012 में। कह रहे हैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय 2025 की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। कह रहे हैं जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, तो ये 2025 की रैंकिंग में दूसरे स्थान पे है। आईआईटी बॉम्बे 2025 की वर्ल्ड रिपुटेशन रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल है। अब देखिए, टाइम्स हायर वर्ल्ड रिपुटेशन रैंकिंग आई थी, ये बोल रहे हैं रिपु किस जिस विद्यालय की रैंकिंग अच्छी है, ठीक है, किस यूनिवर्सिटी की रिपुटेशन अच्छी है। शिक्षा व अनुसंधान पहली बार 201 362 में शामिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है आपका कौन सा, आपका चौथा भी आप है। ठीक है, कौन सा? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने पहली बार इस रैंक में प्रवेश किया। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट है? यहाँ पर सी आपका शिक्षा और अनुसंधान पहली बार 201 से 362 में शामिल हो गया। अब देखिए, ये जो रिपुटेशन रैंकिंग जारी की गई, इसमें जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, ये दूसरे स्थान पर नहीं है, ये फर्स्ट स्थान पर है, पहले स्थान पे है। ठीक है, अगर हम बात करें आईआईटी बॉम्बे वर्ल्ड रिपुटेशन रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल है। तो जो आईआईटी बॉम्बे है आपका, ये शीर्ष आईआईटी बॉम्बे, ये शीर्ष 100 में नहीं है, वो 191 से 175 की रैंक इसमें आती है। 151 से 175 के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, आईआईटी बॉम्बे इसी में आता है। 100 में कहाँ शामिल हो गया? तीसरा सही है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने पहली बार इस रैंकिंग में प्रवेश किया। नहीं, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय बार बार इसमें आता है, ऐसा नहीं है। तो दूसरा वाला गलत ही है, तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि 2025 की टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रिपुटेशन रैंकिंग के बारे में इनमें कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बता रहे हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय लगातार 14 वर्ष से ये पहले स्थान पर रहा है, एकदम सही है। आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग 151 175 बैंड से गिरकर 201 से 300 बैंड पर आ गई। किसकी बात कर रहे हैं? आईआईटी दिल्ली की। तो ये भी आपका क्या कर रहे हैं? तो ये भी आपका क्या है? एकदम सही है। करें टोक्यो विश्वविद्यालय इस सूची में शीर्ष 5 में शामिल है। कहें टोक्यो विश्वविद्यालय इस सूची में टॉप 5 में तो नहीं, यह सिर्फ 5 में नहीं है, ये इसकी रैंक 10वें स्थान पर है, 10th स्थान पर है, ये याद रख लेंगे, शीर्ष 5 नहीं। 38 देशों में 300 संस्थानों की सूची में स्थान मिला है। 38 देशों के 300 संस्थानों को इस सूची में स्थान मिला है, तो ये भी आपका सही है। आपका डी सी वाला ये गलत हो जाता है। तो आपका ए बी और डी सही है, सी वाला आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी महिला 2024 की फोर्ब्स की दुनिया में सबसे शक्तिशाली महिलाओं के स्थान पे है? तो सबसे शक्तिशाली महिला कौन सी है? तो ये उर्सिला वॉन डेर लेयन है, ये याद रखेंगे, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष हैं ये उर्सिला वॉन डेर लेयन, यही सबसे शक्तिशाली महिला है। नेक्स्ट देखते हैं। करें उर्सुला वॉन डेर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, 2024 की फोर्ब्स सूची में पहले स्थान पर है ये। अब देखिए, कह रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की फोर्ब्स सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अगर निर्मला सीतारमण को देखा जाए तो इनको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इनको 28वां स्थान प्राप्त हुआ है, याद रख लेंगे, 28वां। दो और महिलाओं को भारत की रैंकिंग प्रदान हुई है। एक है 81वें नंबर पर, 81वें नंबर पे रोशनी नादर मल्होत्रा है। कौन से हैं? रोशनी नादर मल्होत्रा। ठीक है, मल्होत्रा, ये कौन से हैं? ये दूसरे नंबर पे 21, भारत की दूसरे नंबर की है। ठीक है, पहले नंबर पे ये 28वें नंबर पे निर्मला सीतारमण है। ठीक है, इसके बाद 22वें नंबर 82 नंबर पे किरण मजूमदार शाह है, याद रख लेंगे, किरण मजूमदार शाह, किरण मजूमदार शाह, ये अब इनका 28वां रैंक है, ये याद रखेंगे। नहीं देखते हैं क्या करा है।
कह रहे हैं कि देखिए सितंबर 2028 में रखो। कर इस सूची में भारत 22वें स्थान पे कौन सी हैं? तो अभी हमने कहा है किरण मजूमदार साहब 22वें स्थान पे, 82वें स्थान पे हैं ये। रोशनी नादर ये 21वें स्थान पे, 81 स्थान पे हैं। ये दोनों याद रखेंगे। ये कौन से स्थान पे? ये 28 स्थान पे हैं। मतलब पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली महिला की बात करते हैं। नहीं, अब यहाँ पर देखते हैं। मेटा ने फरवरी 2025 में किस वैश्विक कनेक्टिविटी की परियोजना की घोषणा की? तो वाटर वर्थ। ये ऐसा जब क्वेश्चन सिंपल बनाएगा तो पूछेगा ये वाटर वर्थ किसकी परियोजना है, तो वहां दे देगा इंस्टाग्राम की, मेटा की, या मतलब मेटा तो इंस्टाग्राम ही, और भी जो यूट्यूब वूट्यूब किसी का दे देगा। तो आपको बताना होगा कि किस वैश्विक कनेक्टिविटी का हिस्सा है, तो ये वाटर वर्थ। ठीक, मतलब मेटा ने फरवरी 2025 में किस वैश्विक कनेक्टिविटी परियोजना की घोषणा की? तो वाटर वर्थ परियोजना की घोषणा की। कि देखिए मेटा ने फरवरी 2025 में वाटर वर्थ नामक वैश्विक कनेक्टिविटी परियोजना की घोषणा की, जो दुनिया में सबसे लंबी क्षमता वाली सब सी, याद रखिएगा, जो समुद्र के अंदर केबल होती है उस वो उसकी परियोजना है। ठीक है, एआईवाई को बेहतर बनाने के लिए ऐसी परियोजना लाया जा रहा है। वाटरवर्थ परियोजना के तहत किस समुद्र तल पर ऑप्टिकल फाइबर की प्रौद्योगिकी, जिस समुद्र तल है इससे नीचे कितना, लगभग 7,000 मीटर तक की क्या किया जाएगा, ये केबल बिछाया जाएगा। तो 7,000 मीटर की गहराई तक में केबल बिछाया जाएगी। ठीक है, और केबल की लंबाई कितनी होगी? लगभग 5,000 मीटर होगी। कितनी? ओ सॉरी, लगभग कितना, 50,000 किलोमीटर से अधिक लंबी होगी। ठीक है, तो याद रख लेंगे 50,000 किलोमीटर जो पृथ्वी की परिधि है उससे भी अधिक लंबी होगी। ये कितनी, 50,000 किलोमीटर की लंबी होगी, और गहराई 7,000, दोनों याद रखेगा। लंबाई अगर पूछा जाए ऐसे लंबाई, तो ये 50,000 किलोमीटर की लंबाई होगी, ये याद रख लेंगे। अगर गहराई पूछा जाए कितनी गहराई में ये डाला जाएगा, 7,000 मीटर की गहराई पे ये केबल है, मान लीजिए बस। समुद्र में केबल नहीं पड़ता, वही मेटा के द्वारा। तो देखिए, मेजराना चिप किस तकनीक की संरचना उपयोग करती है? करें मेजराना चिप ये विकसित किया गया है किसके द्वारा? जो बहुत ही मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, बार बार यहाँ से पूछ सकता है। तो ये विश्व की पहली क्वांटम चिप है, और ये माइक्रोसॉफ्ट में ने विकसित किया है। तो ये किस संरचना का उपयोग करती है? टोपोलॉजिकल सुपरकंडक्टर, याद रखिएगा, टोपोलॉजिकल सुपरकंडक्टर का उपयोग करती है। ये देखिए यहाँ पर, एक मिनट, मेजराना चिप टेक्नोलॉजी सुपर कंडक्टर टोपो कंडक्टर का उपयोग करती है, जो एक टोपोलॉजिकल अवस्था बनाती है। ये किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है, पहला क्वांटम चिप है विश्व का। मेजराना फर्स्ट किस चिप चिप के पास कितने क्यूबिट होते हैं? तो मेजराना फर्स्ट चिप के पास कितने क्यूबिट्स होते हैं, ये बताना है। कितने क्यूबिट्स होते हैं? तो कहाँ पे? 8 क्यूबिट्स होते हैं, याद रख लेंगे कितने, 8 क्यूबिट्स होते हैं। देखिए मेजराना चिप 8 क्यूबिट्स होते हैं, लेकिन इसकी टोपोलॉजिकल संरचना इसे 1 बिलियन क्यूबिट्स तक त्रुटि प्रतिरोधी स्केलिंग की अनुमति देते हैं। ब्रिटेन के चागोस द्वीप समूह को किस देश को सौंपने पर सहमत हुए? ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह को सौंप दिया है। किसको सौंप दिया है? तो यूके ने किसको सौंप दिया है? मॉरिशस को। तो मॉरिशस को क्या किया है? 4 अक्टूबर 2024 को उन्होंने कह दिया है, अब मॉरिशस आप लीजिए इस। तो ब्रिटेन जो चागोस द्वीप है, पूछ सकता है चागोस द्वीप कहाँ पे है, तो ये याद रख लेंगे, हिंद महासागर में। ठीक है, तो याद रख लेंगे चागोस द्वीप को किसको सौंप दिया गया है? ये मॉरिशस को सौंप दिया गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक, चलते हैं देखते हैं यहाँ पे। ये ब्रिटेन ने चागोस द्वीप को मॉरिशस को सौंप दिया, जिससे ब्रिटेन की अफ्रीकी उपनिवेश विवाद समाप्त हुआ। ठीक, न देखते हैं। करें चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने किसका समर्थन किया? तो इसमें बताइए, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उन्होंने किसका समर्थन किया था? तो मॉरिशस की संप्रभुता का समर्थन, क्योंकि मॉरिशस वहाँ छोटा सा देश है, उसी के पास एक टापू है, तो वही उस पर करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने क्या किया था?
मॉरिशस की संप्रभुता के दावों का समर्थन किया था और यहाँ किया कहा था कि ब्रिटेन द्वारा द्वीपों को अवैध रूप से अलग करने का फैसला सुनाया। बस इतना ही क्वेश्चन आपका था। जितना भी क्वेश्चन था लगभग आपका, अगर आप अब क्या करेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, तो लगभग सभी क्वेश्चन आपका तैयार रख दिया गया है। और जो भी क्वेश्चन नहीं बताने लायक था हमने उसका अलग से भी बता दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही लेट हो गया था इस वीडियो को लाने में, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। कुछ प्रॉब्लम हुआ था, पर्सनल प्रॉब्लम हुआ था, इसीलिए लेट हो गया था। अब आपका वीडियो लगभग प्रॉपर ही आएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं का पूरा लगभग 100 क्वेश्चन मैं क्रिएट कर दूंगा, इसमें भी हम देख देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।